गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक जबरदस्ती के साथ में, जिन्होंने फार्मा में अपना बहुत बड़ा नाम खड़ा किया है, बहुत बड़ा काम किया है और अचानक फार्मा से ये चाय के बिजनेस में आ गए। मोदी जी के रास्ते पे नहीं चल रहे, पर मोदी जी का धंधा तो पकड़ ही लिया है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम दिनपाल राय सर। थैंक यू। सो दिनपाल जी, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। नहीं, देखिए परेश भाई, बैकग्राउंड ये है कि हम लोग यूपी के एक छोटे से शहर आजमगढ़ से निकले हैं एंड एजुकेशन हिंदी मीडियम से किया, फिर एमबीए किया बीआईटी मेरठ से एंड दिल्ली से अपना करियर शुरू किया फार्मास्यूटिकल्स का। जैसे सब लोग शुरू करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, आपने भी काम किया है। आपने देखा होगा फार्मा में बहुत छोटे से मेडकर रेप से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एकदम बैग आप उठाते हैं और कंपनी का सीईओ भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। सो सेम वो फिलोसफी हमने भी फॉलो किया, वो कैरियर पाथ हमने भी फॉलो किया। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स फार्मा में काम किया, 18 साल काम किया मेडकरिप से शुरू करके, फिर ब्रांड मार्केटिंग में आए, डिफरेंट सिटीज़ में काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया एंड बहुत सारा सीखा। बहुत अच्छे लोग मिले उस जर्नी में, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैंडल किए, तो समझ में आया कि एक ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है। ओवरऑली मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में अगर आप देखेंगे, एक बड़ी अच्छी सी वाइफ है, अब इसलिए एक ही होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। मजबूरी है और अचीवमेंट भी है। हाँ, मतलब खुशहाली है उसी में। दो अच्छे से प्यारे से बच्चे हैं, अंश एंड आरबी। अच्छी है, अच्छी लाइफ है, अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग साथ में हैं। यही पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं अब तक की। मेरे को आपकी पहली मेमोरी आती है कि जब यू आर वॉकिंग विथ ट्रॉली और बगदा वाले जो हॉल है वहाँ से आप एकदम वॉक करते हैं, कैडिला में एकदम डिसेंट वॉक, सीधी बॉडी, और वहाँ पे चल रहा है। मैं भी यार, क्योंकि केडिला में मैंने लोगों को वहाँ पे देखा था कि लाइक स्ट्रेसफुल वो भाग रहे हैं, नॉर्मल हर फार्मा में होता है, यहाँ पे भाग रहे हैं, वहाँ पे भाग रहे हैं, यू आर कमिंग विद द काम एंड कंपोज वहाँ पे करके। और मैंने ऐसा आपको बोला गुड मॉर्निंग, और आपने बड़े प्यार से स्माइल दिया और गुड मॉर्निंग, एक रुक के गुड मॉर्निंग, नॉर्मली गुड मॉर्निंग ऐसा करके भाग रहा होता है, आपने पॉज लिया और गुड मॉर्निंग दिया। आदमी एकदम डिसेंट आदमी है। फिर जो दूसरी मेमोरी आती है, जब मैं आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन के लिए आया था, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन के लिए, तब आया, तो मेरा याद है तब फिर आपने मेरे साथ में बैठा, आपने पूरा टाइम डाल के एक इनपुट दिया, दैट वाज शोइंग कि हाँ यार, आदमी काम के लिए ज़बरदस्त सीरियस है। तो ये पहली दो मेमोरी मेरे साथ में आती है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो आपने बोला फार्मा सेल्स में काम किया, तो मैं भी एमआर रहा हूँ और आप भी एमआर रहे हो, तो मेरे को पहला है वो एमआर के बारे में, लाइफ के बारे में बात करना है कि आप एज अ एमआर उस टाइम पे कैसे रहते थे। यार देखो, बड़ी मस्त लाइफ होती है। बड़ी इंजॉयबल लाइफ होती है। आप एक बहुत कम एज में, बहुत कम एक्सपीरियंस से ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, 1 मिनट 2 मिनट का उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जो डिकेड्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। अपनी फील्ड के बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं। आप किसी अच्छे बड़े सर्जन की कॉल करते हो, बहुत अच्छे डायबिटीज डॉक्टर्स की कॉल करते हो, कंसल्टेंट की कॉल करते हो, आपको बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और जब आप वो लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं पॉजिटिवली, तो आपको एक बड़ा अचीवमेंट अच्छा फील होता है। दूसरा, एक जो नेटवर्किंग होती है फार्मा में, अगर आप देखोगे, सबका एक टपरी होती है जहाँ सब मिलते हैं, सबका बैग एक जगह रखा होता है, तो एक जो फ्रेंड्स की सर्कल डेवलप होती है फार्मा में, हर दूसरे का एक दूसरे से काम होता है। आपने फार्मा में काम किया होगा, देखा होगा, मुझे सर्दी हुई तो मैं दूसरी कंपनी से सर्दी की दवा ले लिया, उसको खांसी हुई तो मैंने अपनी दवा दे दिया, या ताकत वाली मैंने अपनी दवा दे दिया, गिफ्टें चलती थी। तो ये जो हमको सिखाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग, बेस्ट एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। गिफ्ट आ गया तो किसी के पास कप आया तो मैंने ले लिया, मेरे पास ट्रॉली आई तो मैंने उसको दे दिया, मेरे पास परफ्यूम आया तो उसको दे दिया, घर भरा रहता है। फैंटास्टिक इंडस्ट्री, लर्निंग, फुल ऑफ लर्निंग है, फुल ऑफ फ्रेंडशिप है, फुल ऑफ नॉलेज है, अर्निंग्स तो इमेंस है, इमेंस है। यानी ये देखा है कि जो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखे कि मेरे को प्रिस्क्रिप्शन कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए, अगर वो ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो वो एमआर न भूखे मरता है, न केवल भूखे, वहाँ पे वो पैसे के लिए ग्रो करेगा, बट क्या बोलते, पोजीशन में भी आगे बहुत फास्ट चलता है। वो बिल्कुल सही आपने बोला। देखिए, जनरली क्या होता है, एमआर एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। खुद उन लोगों को जो काम करते रहते हैं, जो खुद एमआर है, उनको उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती। आप सोसाइटी के ऐसे पिरामिड में बैठे हो जहां आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लोगों को सर्व करने की। जिस दिन आप वो समझ गए ना, अर्निंग्स, क्रेडेंशियल्स,
कंपनी के अंदर एक अच्छा क्रेडिबिलिटी, प्रमोशन लेना बहुत ईजी है। आपके पास भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक पेशेंट को जो पेन में है उसको ट्रीट करने की मेडिसिन आपके हाथ ओके में है। ओके। उससे डायरेक्ट मिलने का एक भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप एक ऐसे जिसकी ज़िंदगी दाँव पे लगी है, कौन-सा ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ आप लोगों को बचाने का हिस्सा हैं। सही है। डॉक्टर के साथ-साथ आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लोगों की लाइफ़ को बचाने के लिए। कितना प्योर काम है, कितना अच्छा काम है ये। मेरा मेरा यहाँ पे एक, मैं हमेशा सेशन में वहाँ पे बोलता रहता कि फार्मा हर लूज़र को हीरो बनने का मौका देता है। बिल्कुल, कि आपने पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाया है, आपकी मजबूरी रही होगी या आप फ़ोकस नहीं था, कम मार्क लाए यहाँ पे है। बट वो फ़ील्ड है जहाँ पे आप एमआर शुरुआत करते हो, आप सीएक्सओ लेवल पर आपका खुद का कंपनी डाल सकते हो। ये लेवल का अपॉर्च्युनिटी रहता है। और है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री हुँ। में। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग मेडिकल रेप से शुरू किया, आज प्रेसिडेंट्स हैं। एंड यही एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे ये चलता है। हाँ, यहाँ पे कोई आईएएम से पढ़ के सीधा नहीं आईएम से आएगा। सीधा प्रेसिडेंट नहीं बिल्कुल। बनता है। आप ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हुए, उसके चैलेंजेस को हैंडल करते हुए, लर्निंग्स लेते हुए आगे बढ़ते हो और आप उस लेवल तक पहुँचते हो। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। तो सेल्स है, सेल्स के बाद मार्केटिंग में ट्रांज़ैक्ट कैसे हुआ आपका? सी हर एमबीए के पास एक कीड़ा होता है। उसको क्या लगता है कि चलो मैं ब्रांडिंग में काम काम करूँ, करूँ। कुछ पैकेजिंग करूँ, कुछ नए क्रिएटिव्स कंटेंट पे काम करूँ और एक ब्रांड कैसे बिल्ड होता है। क्योंकि जब आप एक सेल्स में होते हो ना तो आपको रेडी चीज़ें आपके हाथ में दे दी जाती हैं जिसको आपको सेल करना है। जाके के। वो रेडी कैसे होती है, वो प्रोसेस क्या होता है आपको पता नहीं होता है। बट वंस यू आर एमबीए तो आपको लगता है कि आपको देखना है आप उस प्रोसेस का हिस्सा कब बनते हैं जब कोई चीज़ फिनिश्ड फॉर्म में आपके पास आती है। तो ब्रांडिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल्स, जो एक मार्केटेबल हो, मार्केट में सेलेबल हो एंड जो लोगों के यूज का हो, जो एक्चुअली रेशनल हो। ये कुछ ऐसे थॉट थे जिन्होंने मुझे प्रोवोक किया कि यार लेट्स इंटर इनटू कोर ब्रांडिंग। अब काफ़ी काफ़ी सारे जो से मैंने देखा है कि एमबीए किए हुए लड़के फार्मा में आ जाते हैं, पीएमटी में आ रहे होते हैं और होता क्या है कि यहाँ की स्ट्रेटजी वहाँ पे, वहाँ की स्ट्रेटजी आगे। यानी वो यहाँ पे एम्बीपुर का एयर प्यूरीफायर दे रहे थे, वो वहाँ पे भी जाके दे रहे ही कर रहे हो। आपने बड़ी-बड़ी ब्रांड में काम किया है, आई थिंक वोलिनी के साथ में काम किया है, रिवर्टल के साथ में काम किया है। ली 52 पे काम तो किया। वहाँ पे है, आप उनको ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या 4-5 पॉइंट दे सकते हो? देखो सबसे बड़ा जो होता है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, आप जब भी आप ब्रांडिंग में होते हो, पीएमटी में होते हो फार्मा, आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना, कस्टमर सेंट्रिसिटी। हुँ। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं अराउंड द ब्रांड, आप किसके लिए लेने जा रहे हो, आप कस्टमर्स के लिए लेने जा रहे हो, कंज्यूमर के लिए लेने जा रहे हो, वो उसका भला सोच के आपको सारे डिसीजंस लेने हैं। दैट्स द वन पॉइंट एज अ ब्रांड मैनेजर और ब्रांड मार्केटर यू शुड कीप इन माइंड। कस्टमर सेंट्रिसिटी इज द टॉपेस्ट प्रायोरिटी। अब जो भी कस्टमाइजेशन होता है, जो भी स्ट्रेटजी होती हैं ब्रांड की, वो उसको ध्यान में रख के अगर आप बनाते हैं तो आप बिल्कुल ब्रांड को सक्सेसफुल कर लेंगे। अब उसमें बहुत बड़ी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जो हम यहाँ नहीं बोल सकते, बट आपको बेसिक फंडाज आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटेंट केवल पैसा कमाना है, हुँ। किसी भी तरीके से ब्रांड को सेल करना है, तो आप ब्रांड बिल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी सर्वाइवल के मोड पे हो कि भाई सैलरी चल जाए, ये काम चल जाए, नो कैपेक्स नो चल नो नो, जाए, यू अगला कैन 6 नॉट डू महीने दैट। निकल सो जाए, तो नहीं। ब्रांड मैनेजर यू नीड टू सी व्हाट एवर यू डू फॉर द कस्टमर्स, आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, दवाई से चाय के धंधे में कैसे? एक्चुअली दवाई और चाय का रिश्ता बहुत पुराना है। कैसे? ऐसा मेरी एनोलॉजी है जो मैं समझता हूँ। आप जो लोग मुझे सुन पाएंगे या जो लोग मुझे ये सुनेंगे, जब हम मार्केट में होते हैं, जब हम सेल्स में होते हैं, जब हम मार्केटिंग में होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं काम करने, हमारा बैटल ग्राउंड क्या होता है? हम मार्केट में होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप मॉर्निंग में जाते हो, किसी हॉस्पिटल के सामने एक चाय वाला होता है, वहीं खड़े होकर चाय पीते हो, आपके बॉसेज आते हैं वहीं चाय पीते हैं, आप सबको एक जगह लेके जाते हो। जब भी डॉक्टर्स की कॉल का ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलता है? बीच में चाय का ब्रेक ही लेना होता है। तो आपके प्रोफेशन में चाय का एक अजीब एंड बहुत गहरा रिश्ता होता है। आप कंटिन्यूस काम करते रहो, चाय से जुड़े रहते हो। अब आप एक दिन डिसीजन लेते हो कि यार प्रोफेशन छोड़ना है, कुछ अपना क्रिएट करना है, तो आपको 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जो आपको बड़ी क्लोजली आपके साथ अटैच है। मेरे साथ फॉर्चुनेटली चाय से मेरा रिश्ता उस समय 18 साल की जर्नी में बहुत स्ट्रांग डेवलप हो गया।
अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग तरीके की चाय टेस्ट करना। बिहार की चाय अलग है, यूपी के कार्नर की चाय अलग है, दूसरे कार्नर की चाय अलग है। एक जगह इतनी छोटे से कप में चाय खत्म हो जाती है, एक जगह इतने बड़े कुल्हड़ में नहीं दो तो आपको तो भगा देंगे। कलकत्ता में जाओ तो चाय का फ्लेवर अलग है, आप आसाम में वर्किंग कर रहे हो तो सो बीइंग इनटू फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैंने पूरा इंडिया बहुत सारी जगह देखा। तो एक चीज़ देखा मैंने, एक ऐसा ड्रिंक है जो जिसके बिना लोगों का काम चलता नहीं है। एक ऐसा ड्रिंक है जो बहुत डाइवर्सिफाइड है, हर जगह के अपने फ्लेवर हैं, हर जगह के अपने साइजेस हैं, हर जगह के अपने ड्रिंकिंग पैटर्न है। और एक ऐसा है जिसको इजीली कोई भी ओपन कर सकता है, अपनी फैमिली सर्वाइव करा सकता है, किसी भी कार्नर पे खड़ा हो सकता है क्योंकि कस्टमर हर जगह है। तो मुझे लगा यार क्यों नहीं हम ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को पकड़ते हैं जो हर आदमी की नीड है। पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नीड इंडिया का क्या है? मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। नॉर्मली जो चाय का धंधा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थॉट कैसे आया आपको वहाँ पे? देखो, दो चीज़ें हैं परेश जी। एक ये होता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी डाइवर्सिफाई है। इसकी इकोनॉमी में दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी समझ है। मुझसे लोग डिफर भी कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर सारा इंडिया ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो विल कोलैप्स्ड एज अ कंट्री। ओके। इट शुड हैव अ वेरी गुड बैलेंस एंड मिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, दोनों का। बिकॉज बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ अनऑर्गेनाइज्ड लोग ही कैटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अभी भी नहीं पहुंचा है, ना पहुंच पाएगा अगले 10 साल तक। बट एट द सेम टाइम अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है। अब मेट्रो सिटीज से मेगा सिटीज बन रही हैं, सेमी अर्बन सिटीज डेवलप हो रही हैं, बड़े स्मॉल सिटीज अभी इवॉल्व हो रही हैं। मोदी साहब ने एक कौन सी सिटी एक लोग लेके आए थे, क्या बोलते थे उसको, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो आपको इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का मूवमेंट भी बढ़ा है। अब मूवमेंट किसका बढ़ता है? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। अब पहले वो मेट्रोज में थे, ज़्यादातर कन्फाइंड होते थे या बड़ी सिटीज़ में होते थे। जब वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाना शुरू हुए, इवन मेट्रो में ही वो मूवमेंट उनका बढ़ा। दे नीड अ प्लेस टू सिट, दे नीड अ प्लेस वेयर दे आर टायर्ड, एटलीस्ट दे कैन सिट फॉर 10 minutes. They need a place where they walk in and want to have one meeting with a client or some peer group or colleagues. उनको एक कूल प्लेस जगह चाहिए जहाँ पे उनको उनका फेवरेट ड्रिंक चाय मिले, एक स्नैक्स मिले जो अफोर्डेबल हो, एक अच्छा से एम्बियंस मिले, एक शोदिंग म्यूजिक हो, और उनको 500 में 300 में पॉकेट फ्रेंडली बजट में उनकी 1 घंटे की मीटिंग्स हो जाए। पोस्ट कोविड अगर आपने देखा होगा तो इस तरह के सेटअप्स की, इस तरह के आउटलेट्स की डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ी, बिकॉज लोगों ने ऑफिस से सरेंडर कर दिया। लोगों को ऑफिस सरेंडर करने के बाद रियलाइज हुआ कि यार एक ऐसी जगह जहां बैठ के आराम से 300 रुपये में मीटिंग कर सकते हैं 3 लोगों के साथ, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। एक कस्टमर एंगल से लोगों को रियलाइज हुआ, एंड बिजनेस एंगल से जो बिजनेस के लोग थे उनको भी रियलाइज हुआ कि ऐसे प्लेसेस की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। ये इससे मैं एग्री हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की अपना, जब कंसेप्ट सेट करना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं ट्रेनिंग में अपना खुद का कंपनी शुरू करूँगा, कंसल्टिंग शुरू करूँगा। तो मेरे 2 अड्डे बने, एक आपका मकरबा वाला पॉइंट, करेक्ट। और दूसरा गोता में जब बाद में बना। तो आप मेरे को आपका पोस्ट आया था कि गोता में खुल गया है, तो मैं कहा अरे यार मकरबा तक अब दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आज की तारीख में भी मेरे को क्लाइंट को कहीं भी बुलाना, तो आज की तारीख में भी मेरे फेवरेट पॉइंट है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे। And to be honest, we should give credit to all good brands who are contributing to this industry. कौन सी ब्रांड ने आपको इंस्पायर किया है? See, to be honest, with their own competence and expertise, बहुत सारी ब्रांड चाय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। See, इंडिया को अगर आप देखोगे, कॉफ़ी हैज़ बीन, जहाँ पे लगता था स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर कैफे, अच्छा सिटिंग, अगर ऐसा है तो ये कॉफ़ी है, स्टारबक्स टाइप का है। वो इंडिया की एक मेंटालिटी थी, कॉफ़ी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम आउटलेट सेटअप। इसको आके ब्रेक किया चाय पॉइंट्स ने, इसको आके ब्रेक किया चायोस ने, बहुत वंडरफुल MNC लेवल के आउटलेट्स बनाए। इसको ब्रेक किया गुजरात का एक ब्रांड है टी पोस्ट, हम यहीं बैठे हुए हैं। टी पोस्ट मेरा कंपटीटर भी हो सकता है, बट हमने उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आज इस मामले में वाघ बकरी का भी टी लॉन्च, वाघ बकरी है। इवन एक विद ड्यू रिस्पेक्ट कंट्रोवर्सी हो सकती है उनके अराउंड, बट MBA चाय वाला, बट मैं उसको 100% कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा कि बिल्कुल उसने एक्चुअली चाय के बिजनेस को, चाय की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। नॉट ओनली चाय, इवन चाय सुट्टा बार अगर आप देखेंगे, आप ये जितने भी ब्रांड हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।
शायद इनको देखने के बाद हमारे अंदर भी करेज आया एज अ एंटरप्रेन्योर कि चलो हमको कुछ करना चाहिए। तो ये जो चाय का मार्केट है, अगर समझो इतने सारे अब प्लेयर आए हैं, तो क्या लगेगा सैचुरेशन को लेके, क्या लगेगा मार्केट को लेके, क्या लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगले 100 ईयर्स तक सेचुरेशन चाय में तो नहीं देखेगा, बिकॉज ये ऐसा एक ड्रिंक है। वी आर क्लोज टू 150 करोड़ पॉपुलेशन। अभी भी अगर देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड आउटलेट्स इन इंडिया जो एक पॉपुलेशन को कैटर करें, नॉट मोर देन 10 to 15 करोड़। ओके। आप रीच ही नहीं। यू सी चाय पॉइंट is confined to 2-3 states majorly. You see chai was confined to 2-3 states शायद majorly. अब गुजरात में भी नहीं है अभी तक तो। नहीं है। You see tea post confined to Pune and Gujarat markets only. So even the biggest player having 200 plus outlets cannot cater even 2%, 5% of Indian geographies. So you need 1,000 players in India to cater organized chai setups. बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, प्लस द क्वांटम ऑफ कंजप्शंस जो कस्टमर्स हैं इसके बहुत हाई है। हर 10 में से एटलीस्ट 6 to 7 लोग चाय पीते हैं। यू जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 250 करोड़, तो क्वांटम बहुत हाई है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। डेली यूज है, डेली शाम को चाहिए, दिन भर में 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए, दूसरी जनरेशन चाहिए। एंड एक सबसे अच्छा इंडिया में जानते हो क्या हो रहा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमारा जो यूथ है, यूथ पहले क्या था, थोड़ा सोसेबाजी, कोल्ड ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, कॉफीज को लेके ज़्यादा फैसिनेटेड था, आज भी है। लेकिन एक जो यूथ का माइंड शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स चाय, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द चाय ब्रांड्स। मैं यहाँ पे एक ब्रांड का नाम लेना चाहूँगा, खेतला आपा। खेतला आपा देसी एकदम नाम के साथ में आया। अहमदाबाद में जैसे ही एंट्री लिया, अहमदाबाद में पूरा एक चाय का वेव खड़ा कर दिया। दैट वाज टाइम के यार लोग मर्सिडीज लेके रोड पे खड़े हैं और खितलापा की चाय पी रहे हैं। देन देयर वाज लाइक लॉट ऑफ चैलेंजेस, ये सब चला, फिर फ्रेंचाइजीज बंद हुई, ये हुआ, ये सब चला। बट एक था कि वहाँ पे पता चला चाय का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लोग चाय पीना चाहते हैं, बैठ के पीना चाहते हैं, ढंग की चाय चाहते हैं, नॉर्मल टपरी पे नहीं चाहिए, वो कुछ और चाह रहे हैं। बट बिजनेस लोगों को दिखा नहीं कि यहाँ पे ये इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे है कि जैसे ये इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उसमें से लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अगर यंग अभी दिनपाल हूँ, MBA पढ़ रहा हूँ, तो मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे देख पाऊँ? से 2 चीज़ें पहले है, चाय का एक ऐसा बिजनेस है जो आम आदमी का ड्रिंक है। इसमें एज अ फाउंडर अगर आप आना चाहते हो, पहली बार तैयार रहो झाड़ू पोछा लगाने के लिए। एक जो टपरी वाला डेली अपना शॉप खुद ओपन करता है, खुद उसको क्लीन करता है, खुद उसको अरेंज करता है, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। दिस इज नॉट द फैसिनेटिंग बिजनेस, दिस इज बिजनेस विच इज़ वेरी ग्राउंडेड, दिस इज द बिजनेस विच डील्स विद लॉट ऑफ इमोशन विद द पीपल अराउंड। ये बहुत इमोशनल बिजनेस है। चाय एक अगर अच्छी नहीं लोगों को मिली, उनका हर 30-40 किलोमीटर्स पे चाय के टेस्ट डिफर करते हैं। इनफैक्ट चाय बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन उसके टेस्ट का। यानी एक घर में आदमी एक कड़क चाय पीता है, एक मसाले वाली पीता है, एक अदरक वाली पी रहा है, एक कम शुगर वाली पीता है, एक ज़्यादा शुगर वाली पीता है, एक शुगर वाली। कैटर्ड करना, उसको भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ यूथ अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मल्टीप्लाई करने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप नंबर ऑफ आउटलेट्स खोलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। द रीजन इज एवरी 1 किलोमीटर यू कैन ओपन वन, बिकॉज कैटर करने के लिए आपको पॉपुलेशन डेंसिटी है। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो एक साथ सारे कैपिटल्स नहीं डालने, छोटे लेवल से शुरू करिए। अगर आपके पास 10-15 लाख फादर के पैसे पड़े हैं, खुद के पड़े हैं, तो आप 5 लाख से शुरू करिए। 50% जो भी आपकी सेविंग है उससे ऊपर मत डालिए। और चाहे वो दीनपाल राय का चाय है ना हो, चाहे वो किसी का भी ब्रांड हो, बी वेरी प्रैक्टिकल। ये मेरा केवल यूथ के लिए नहीं है, ये मेरे जैसे फाउंडर्स के लिए भी मैसेज है कि पहले अभी वो एरा गया कि मैं फ्रेंचाइज बेच दूँ। अभी देर शुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ फ्रेंचाइजी। अगर उसकी प्लानिंग आप समझ के उसको फ्रेंचाइज देते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, वो सक्सेसफुल होगा। मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडस्ट्री में 2 ही ड्रिंक हैं जो पूरी इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, एक कॉफ़ी है, एक चाय है, अदरवाइज फूड के बिजनेसेस हैं। तो इसमें बिल्कुल इंटर कर सकते हैं। एक बड़े कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। आप एक अच्छे प्लेस जो है उसका सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क कर सकें, लोग खड़े होने की जगह हो, तो सक्सेस तो होना ही है।
यानी आपका टारगेट ऑडियंस आप चाय में कैसे ढूंढ रहे हो? यानी रोड साइड टपरी करनी है तो कुछ भी चल, कहीं पे भी चल जाएगा, बट एक ढंग का लॉन्च करना है और बढ़िया सी, जैसे देखो आपने बताया। डिपेंड्स परेश भाई, आप करना क्या चाहते हो। एक होता है टारगेट, हम एमबीए की भाषा में बोलें तो टारगेट ऑडियंस होता है। चाय में कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। हम्म, आप एक हिंदुस्तान को अपना ऑडियंस देखते हो। हर आम आदमी जो चाय पीता है वो आपका ऑडियंस है। 10,000 रुपये की इनकम करने वाले से लेकर 10 लाख तक की इनकम करने वाला मंथली, वो आपका एक चाय में। ऑडियंस है। दूसरा, मेरा एज अ प्रमोटर जो मैंने सीखा 4 इयर्स में, जो मेरा मानना है, चाय इनडायरेक्टली डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स है लोगों का। आप जब इस वेंचर में इंटर करते हो तो आप उनको डिप्राइव मत करो अपनी प्राइसिंग से, अपने सेटअप से, उस राइट से। ओके। आपका प्राइस फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि आम रिक्शा वाला भी सोचे ना Accessible यार है। चलो यहाँ पे चाय मैं पी सकता हूँ। एक 10 लाख का सैलरी वाला जो मर्सिडीज से चलता होगा, होंडा सिटी से चलता होगा, BMW से चलता होगा, वो भी सोचे यार मेरे लिए भी यही बना है। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो एक छोटे से छोटे कस्टमर को भी कैटर कर ले, बिकॉज जो उसका राइट है, चाय उसको भी चाहिए। और अगर आप अच्छी चाय सर्व करना चाहते हो तो आप एक सेक्शन को डिप्राइव क्यों कर रहे हो, आप सबको चाय पिलाओ। चाय है ना में जो अभी हमने मॉडल लिया है, इसीलिए हमने 2 मॉडल कर दिया, एक एक्सप्रेस कर दिया, एक लॉन्च कर दिया है। ओके। जिनको बैठ के मीटिंग करना है अच्छे से, थोड़ा बड़ी चाय पीना है, 1 घंटे टाइम स्पेंड करना है, मेरे जैसे लोगों को। हाँ जैसे हमारे जैसे लोगों को, जिनको एटलीस्ट मजबूरी है, ऐसा नहीं कि उनका फैसिनेशन है, उनकी मजबूरी है, उनको मीटिंग्स करना है, उनको थोड़ा जगह चाहिए, उनके लिए लॉन्च है। प्रॉपर बैठो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा स्नैक्स लो, अच्छी चाय लो। एंड दिस इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास पैसे हैं, जिनको कुछ अच्छा से एक कैफे लेविस बनाना है, जिनको एक स्टैंडर्ड कैफे बनाना है, तो हमने एक लॉन्च मॉडल उसके लिए बना दिया। और एक दूसरा है एक्सप्रेस मॉडल, जहाँ पे एक बंदा जिसके पास 7 लाख हैं, 8 लाख हैं, एंड वो इस बिजनेस में इंटर करना चाहता है। उसको ये लगता है कि चलो यार इस बिजनेस में इंटर करते हैं, और हम एक छोटे टोकन साइज से शुरू करते हैं, 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ की चाय से। हमने एक एक्सप्रेस करके वो मॉडल बना दिया। सो उसमें एक जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ध्यान रखा, एंड एक पॉकेट फ्रेंडली चाय, अच्छी चाय, द सेम क्वालिटी, द सेम स्टैंडर्ड, हमने एक आम आदमी को भी वो मौका दिया कि वो चाय हमारे यहाँ की पी सके। एक अगर हम बादाम चाय का इनोवेशन लेके आते हैं, मैं अभी उसी पे आना चाहता हूँ। तो बादाम चाय इनोवेशन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे इनोवेशन जो आम आदमी है, जो रूट्स पर बैठा हुआ, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। मेरा मानना, अगर हम बादाम चाय लेके आएंगे तो एक रिक्शा वाला भी बादाम चाय पीना चाहिए, उसका हक है। बादाम चाय का आइडिया कहाँ से आया? सही, अगर देखोगे तो बचपन से हम ये क्वेश्चन पूछ के आपने मुझे एकदम से बचपन की याद दिला दी। हम बचपन में जब होते हैं, या आज भी हमारे घर पे बच्चे हैं, तो मदर का प्यार सबसे पहले कहाँ से जगता है? अच्छा खाना, हेल्दी खाना। तो वो बचपन में हमको खिलाया जाता था। बादाम है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हमारी मदर देती थी, उसमें बादाम एक बड़ा प्रोमिनेंट ड्राई फ्रूट्स होता था जो हमको खिलाया जाता था, ताकि हमारी बोन्स अच्छी डेवलप हो, हमारा माइंड शार्प हो। फिर जब हम स्कूल कॉलेजेस में आए तो दोस्तों में एक मुहावरा बोलते थे कि यार दिमाग काम नहीं कर रहा ना, बादाम खा ले। बादाम खा ले। फिर जो हमारे डाइट में देखा होगा, बादाम शेक, बादाम लड्डू, बादाम, ये अगर आप अपने सोशियो कल्चरल सेटअप को देखो तो हर फेस्टिवल में बादाम का बादाम कुछ ना है। कुछ हमारे पास होता है। इवन दिवाली में आ रहे तो एक ड्राई हाँ फ्रूट की हाँ, डिश में बादाम बादाम होता ही होता है। तो बादाम एक ऐसा एक रिच फ्रूट है जो इंडिया के कल्चर में है, इंडिया के ट्रेडिशन में है, इंडिया के फूड में है, और बचपन से है। कहीं न कहीं मुझे ये चाय में क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा एक थॉट माइंड में है कि यार चाय में ट्राई करते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो आपको रिस्क नहीं लगा कि चाय में डाला क्या आएगा? सी, कैसा मुझसे आएगा? पहले भी कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया Okay. था। रिस्क क्या है कि बादाम को किस फॉर्म में आप चाय में लेके आते हैं, Okay. हाउ ऑथेंटिसिटी उसकी कैसे मेंटेन करते हैं, एंड अकेले बादाम को लेके चाय में आना चाहते हैं, या उसके साथ उसके 2-4 दोस्तों को उसमें ऐड करके एक मसाला बनाना चाहते हैं। सो हमने केसर को उसमें मिलाया, इलायची को मिलाया, और भी और इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट हमने एक सुपर रिच मसाला क्रिएट किया विच इज़ वेरी गुड इन डिजोल्यूशन, अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है चाय में, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। और कस्टमर का फीडबैक उनको, वो कभी कभी बोलते हैं लोग हंस के कि चाय पी नहीं रहा हूँ, चाय खा रहा हूँ मैं। मेरा So, आपका जब वहाँ पे हुआ था, भोपाल के अंदर में ब्रांच था, और वहाँ पे जब मैं और मेरे वाइफ आए थे, तो हम दोनों चाय पी रहे थे, और इट वाज लाइक every sip you'll have some granules, मेरी हाँ। वाइफ ऐसा करके, हम तो बादाम ना खींचे। हाँ, बादाम ना खींचे ना, बादाम डाली हुई ऐसा करके, Correct. तो कैसी लग रही है? क्या मस्त है। फिर अब चल रहा है चाय,
ये थोड़ी देर के बाद बोले कि मेरी वाइफ एक ही चाय दिन में एक चाय पीती है मुश्किल से, अपना फार्मा वाला नहीं है, Correct, अपना correct, 20-22 चाय मार दिया ऐसा वाला नहीं। करेक्ट करेक्ट। एंड शी वाज लाइक दूसरी दूसरी ले, ऐसा टाइप का। मैं को ले ले अपना ही है पूरा। एंड उसने दूसरी बार चाय पिया, वो बता रहा है कि यार जो चूजी लोग हैं जो सिर्फ एक चाय दिन में पीने पसंद करते हैं, 2 चाय पीना पसंद कर, वहाँ पे खड़े खड़े 2 कप पी जाना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। यानी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, यहाँ पे एक पिज्ज़ा ब्रांड के ओनर हैं, बड़े पिज्ज़ा ब्रांड के। वो चाय पीते ही नहीं है। ओके। एक एजेंसी मीटिंग में मेरे साथ गए और उस एजेंसी को बादाम चाय टेस्ट करना था। दे वांटेड टू वर्क विद अस। हमारा मकरबा कैफ़े पास में था, मैंने वहाँ से चाय पैक करके मंगाया, उनके स्टाफ्स के लिए मंगाया और स्टाफ्स को मिला ही नहीं। द रीज़न इज़ जो एजेंसी की लेडी थी उन्होंने 3 चाय पी ली और वो बड़े शर्मिंदा होकर एक चाय लिया कि ट्राई करता हूँ बादाम चाय तुम बोलते हो। और एटलीस्ट उन्होंने, आप उनसे कभी भी मिलेंगे मैं आपको मिलाऊंगा, पूछ सकते हैं 5 कप्स ऑफ चाय। मेरा सवाल है, फालतू सवाल है, बादाम चाय में बादाम के अलावा क्या डालते हो? देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था, चाय इंडिया में एक्चुअली चाय को हम एक प्रोडक्ट या कमोडिटी मानते हैं, जबकि वो नहीं है। चाय एक इमोशन है। कभी ध्यान से, मैं भी थोड़ा वो कैजुअली आपको आंसर करूंगा, बॉस को गाली देना हो तो हम कहाँ जाते हैं देने? चाय की टपरी। चाय पीते पीते कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी हैप्पी मोमेंट्स या किसी को कुछ भी अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कोई नहीं है आगे पीछे, तो हम क्या करते हैं, एक चाय लेते हैं और बैठ के सब कुछ उसके साथ शेयर कर लेते हैं। तो एक इमोशन है। इसमें जब तक प्यार का तड़का नहीं लगाओगे, जब तक प्यार इसमें नहीं डालोगे, हम आज भी किसी के साथ नाराज होते हैं या किसी के साथ मिलना है या किसी के साथ कुछ करना है तो हम कभी नहीं बोलते पानी पे मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं, चाय पे मिलते हैं। चलो यार चाय पे मिलते हैं। हम क्यों ऐसा बोलते हैं? एक प्यार है। तो बादाम तो एक जरिया है लोगों तक प्यार पहुंचाने का, और कुछ नहीं। बादाम चाय के अलावा जहाँ पे आपका एक स्लोगन है, बहुत प्यारा स्लोगन है, वो स्लोगन के ऊपर थोड़ा सा, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, स्लोगन और उसकी स्टोरी क्या है? जब हमने ब्रांड नेम सोचना शुरू किया तो मेरे साथ एक एडवांटेज थी कि मैंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में काम किया है। तो शुरू से मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि एक समझ थी कि ब्रांड नेम कैसे रखना है। तो हमने जब चाय के ब्रांड के अलग अलग नाम सोचना शुरू किया तो हमने चाय हैना इसलिए रखा कि चाय इज अ प्रोडक्ट एंड हैना इज अ प्रॉमिस। सो आपका प्रोडक्ट इतना प्रॉमिसिंग होना चाहिए अपने कस्टमर को लेके, और अगर वो है तो आपके नाम में होना चाहिए। लेकिन आपका पर्पज क्या है? हमको पढ़ाया जाता था, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने हमको पढ़ाया कि हर ब्रांड या कोई भी कंपनी आप ओपन करते हैं, कोई भी वेंचर, उसका पर्पज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अनलेस देयर इज अ पर्पज, देयर वोंट बी एनी पॉलिसी, देयर इज वोंट बी एनी प्रॉमिस। आपका पर्पज, आपके प्रोडक्ट से पहले, आपकी प्रमोशन से पहले आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी चाय। जब हम टैगलाइन देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हमारा पर्पज क्या है, हम इस इंडस्ट्री में आना क्यों चाहते हैं? हम चाय बेचने आ रहे हैं, या लोगों से एक रिश्ता बनाने आ रहे हैं, या हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम अपनी फैमिली के लिए ही करना चाहते हैं? तो फैमिली के लिए ही करना चाहते हैं तो हम तो नौकरी बहुत अच्छी कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे, हमको जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब फैमिली के अलावा भी कुछ करना है, तो हमने ये चूज किया। तो ऑब्वियसली फैमिली के अलावा करोगे तो सोसाइटी के लिए करोगे, फ्रेंड्स के लिए करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। तो थॉट ये था कि यार चाय है ना, क्यों मार्केट में होना चाहिए, एज ए चाय होना चाहिए, या दिस शुड बी सम पर्पस ड्रिवन वेंचर। तो जो हमारी टैगलाइन है, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी चाय। अपनी मिट्टी क्या है? हम जिस देश में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं। मैं आजमगढ़ में पैदा हुआ। आजमगढ़ शायद मैं पिछले 15 साल से 15 दिन भी नहीं गया हूँ, 1 दिन 2 दिन के लिए जाता हूँ, बट वो अपनी मिट्टी है। कल को आप यहाँ भी कुछ करेंगे तो प्राउड वहाँ लोग फील करेंगे। आप गुजरात में बैठे हैं, गुजरात भी आपकी मिट्टी है, क्योंकि देश तो एक ही है। आप यहाँ पे भी कुछ करेंगे तो यहाँ के लोगों से जोड़ के करेंगे, उनके सपोर्ट से करेंगे, उनकी मिट्टी में बैठ के कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अपनी मिट्टी बोलने का मतलब हमारा है कि आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस भी देश में हैं, आप वहाँ के लिए सोच रहे हैं, वहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। लाइक पीपल आर कमिंग एंड सिटिंग इन माई कैफे इज अ कंफर्ट प्लेस फॉर द पीपल। इट इज अगेन अपनी मिट्टी। तो ये एक थॉट था। फिर अपने लोग। अब मेरी डिफिनेशन ऑफ अपने लोग ये है कि कोई भी बंदा जो इस देश का सिटीजन है वो मेरा अपना है।
चाय तो मैं उसको पिलाऊंगा, लेकिन हर इंटेंट को डिलीवर करने के लिए एक विजिबल टेंजिबल प्रोडक्ट तो आपके हाथ में होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं देश के लिए अच्छा करूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं समाज के लिए अच्छा करूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं सोसाइटी के लिए या फ्रेंड्स के लिए अच्छा करूंगा, किसके थ्रू करूंगा? सो देन वी चोजन अ प्रोडक्ट विच इज एट मास लेवल, एंड अच्छे से उसको लेके हम सोसाइटी के लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज द रीजन बिहाइंड अपनी मिट्टी अपने लोग अपनी चाय। चाय के जो मॉडल है, जहाँ पे इंडिया में इतने सारे, हमने बोला कि अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट देर आर सर्टन ब्रांड जो चैलेंज में आई, थोड़ा ब्रांड फास्ट ग्रो किया, एंड फिर सीधा एक 90 डिग्री पे डिक्लाइन में ही आना शुरू हुआ। तो अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं अगर कोई भी फ्रेंचाइजी या कहीं पे भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा ऐसा डिक्लाइन ना आए? पहले तो डिक्लाइन क्यों आता है, और ना आए उसके लिए क्या करूँ? देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कोई भी जो फाउंडर है कि डिक्लाइन नहीं आएगा। शायद कभी-कभी डिक्लाइन इतना स्ट्रॉन्ग आएगा कि आपको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे साथ भी होता है, हो सकता है लोगों के साथ भी हुआ होगा। हुँ। तो जर्नी आसान नहीं होती है। बट डिक्लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। ग्रोथ एंड डिक्लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। डिफरेंस इज़ हाउ यू मैनेज। आप मैनेज कैसे करते हो? मैनेज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, बिज़नेस डिक्लाइन क्यों होता है ये समझने की ज़रूरत है। बिज़नेस डिक्लाइन केवल एक बंदे की वजह से नहीं होता है। बिज़नेस डिक्लाइन केवल एक प्रोसेस फेलियर से नहीं होता है। बिज़नेस डिक्लाइन कुछ एम्प्लॉइज़ की वजह से नहीं होता है। जैसा मैंने बोला, अगर आपका पर्पज़ डेविएट हो गया तो बिज़नेस डिक्लाइन हो जाएगा। जो मैंने बोला, किसी बिज़नेस में आपको एक पर्पज़ लेके जाना है। सो जब हम फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में आते हैं, जब एक ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, तो हमको ये देखना है कि जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो लोग किस तरह के लोग हैं। हुँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय है ना बिल्ड कर रहा हूँ, लेट्स गो टू द लिटिल मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे ये भी देखना है कि चाय है ना में मैं जिसको एसोसिएट कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय, एज अ स्टेक होल्डर्स, एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर्स, वो लोग मेरे विजन से, मेरे ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज से कहीं ना कहीं एसोसिएट करने वाले होने चाहिए। अगर मैं एक ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट का हूँ, लेकिन मैं फ्रेंचाइज ऐसे लोगों को दे रहा हूँ जिनको ब्रांड बिल्डिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल शाम तक उनके पॉकेट में ट्रेड होके क्या आ रहा है वो है, then managing my quality standard through them will be challenge which will certainly lead to failure. उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है कि उनको रातों रात रईस हो जाना है। 6 महीने में अगर उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख निकल जाना है। निकल जाना चाहिए। अब ये असेसमेंट जब मैं उनको फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, अगर मुझको नहीं हुआ तो मेरे फेलियर में उसका कंट्रीब्यूशन, बिकॉज वो इम्पेशेंस लोग होंगे। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो फ्रेंचाइज ले रहा है, वो इसको रातों रात लखपति वाली स्कीम समझ लेता है कि मैंने 10 लाख डाले हैं, आपने जैसे बोला कि 5 महीने 6 महीने में निकल जाए, और निकलने में साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। दे डोंट हैव अ पेशेंस, और वहीं पे कहीं ना कहीं वो है कि वो फिर रोना शुरू कर देता है। सी, उनको पहली बात तो बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में आना नहीं चाहिए। हम्म। नंबर 2, अगर वो गलती से आने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ब्रांड को अपनी प्रोसेसेस, अपने सिस्टम, अपना ऑडिट सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को फिल्टर कर देना चाहिए। माई आइडिया इज, कोई भी ब्रांड देखोगे ओवरनाइट बिल्ट नहीं होता है। अगर ब्रांड ओवरनाइट बिल्ट नहीं होता तो आउटलेट्स भी ओवरनाइट बिल्ट नहीं होगी। आपकी जो एक आउटलेट्स होती है वो एक व्हीकल है आपके ब्रांड का को ग्रो कराने का। वहाँ पे जो बंदा बैठा है आपके साथ, ही शुड आल्सो बी विद द सिमिलर माइंड सेट ऑफ योर्स। पूरा बिल्कुल नहीं आपका कॉपी हो सकता, बट ही शुड बी आल्सो द सेम मेच्योरिटी लेवल का सिंक में बंदा। होना चाहिए। वो आपका स्टेक होल्डर है। आपके बिजनेस का इमोशनल अटैचमेंट भी उसका आपसे, उसका है, उसका आपसे है। आपके ब्रांड को साइकोलॉजिकली प्रमोट करना मार्केट में, आपके ब्रांड को फाइनेंशियली प्रमोट करना। आप अहमदाबाद में बैठे हो ना, दिल्ली में जो बंदा बैठा आपका ब्रांड लेके, वहां पे लोग आपको नहीं देख रहे हैं, वहां पे उस बंदे के थ्रू आपके ब्रांड को देख रहे हैं। सो बंदा आपके ब्रांड को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसा बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ के कस्टमर्स के बीच में, वो बहुत मायने रखता है। सो एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके एंड प्रॉपर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपको किसी को फ्रेंचाइज देना चाहिए, मेरा मानना है। अगर मैं फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, नॉर्मली होता क्या है कि फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी होती है कि मैंने समझो पतंजलि का फ्रेंचाइज ले लिया है, या कोई फूड जो जायंट है उसका फ्रेंचाइज लिया, तो मेरे दिमाग में नॉर्मली जो फ्रेंचाइज लेते हैं उसका दिमाग में ये वहाँ पे केस होता है कि मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, अब नल खोला, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट अगर देखने जाओ तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद ढेर सारी चीज़ें फ्रेंचाइजी ओनर को खुद को करनी पड़ती है।
तो अगर मेरे को फ्रेंचाइजी ढंग से चलाए रखनी है, एक तो कंपनी प्रमोशन Correct. करेगी, सब कुछ करेगी, करेक्ट करेक्ट बट एज अ फ्रेंचाइजी ओनर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? से दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक, हम जब एक फ्रेंचाइज लेने की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं एज अ ओनर या फ्रेंचाइज इन्वेस्टर, हम मार्केट में रिसर्च करते हैं। हम कई सारे ब्रांड को समझते हैं, कई सारे ब्रांड को मिलते हैं, फिर एक ब्रांड पे आके हम रुक जाते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो शायद हम 1 महीने लेते हैं, 2 महीने लेते हैं, कुछ लोग 1-1 साल तक मार्केट को रिसर्च करते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ब्रांड ऑनबोर्ड हो जाता है, उनका स्टोर ओपन हो जाता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो रिसर्च करना और लर्निंग लेना भूल जाते हैं। मेरा हमेशा मानना है जितना वो सीरियसनेस वो ब्रांड को चूज करने में लगाते हैं, उससे डबल या 5 टाइम्स मोर सीरियसनेस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ब्रांड प्रोसेसेस, ब्रांड की इंटरनल पॉलिसीज क्या हैं, ब्रांड का ऑपरेशनल एसओपीज क्या हैं, ब्रांड की रेसिपीज कैसे फंक्शन होती हैं, ब्रांड की एम्प्लॉय पॉलिसीज कैसी हैं। एज अ फ्रेंचाइज ओनर मुझे एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि कल को अगर मेरे कहीं पे भी रिस्क आता है तो मैं वहाँ ग्राउंड पे डिसीजन ले पाऊँ, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि ब्रांड का कोई बंदा आके लेगा या मेरा स्टाफ ले लेगा। भले मैं डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे पास टाइम हो सकता ना हो, लेकिन मेरा अवेयरनेस का लेवल, मेरा लर्निंग का लेवल उस कंपनी को लेके, उस ब्रांड को लेके, उसकी प्रोसेसेस को लेके, उसके सिस्टम्स को लेके बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो स्टडी हमको करते रहना चाहिए। सेकेंड, द थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट लीव योर अकाउंट एंड ऑडिट इन अदर्स हैंड। आप कितने भी बिजी फ्रेंचाइज ओनर हो, आपको हफ्ते में 1 दिन या डेली शाम को हाफ एन आवर अपना कैफे का अकाउंट ऑडिट पे बैठ ही जाना चाहिए। ओके। अगर आपको सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बनाना है, एक चीज़ अपने हाथ में हमेशा रखो, अपना परचेज एंड अपना अकाउंट। इवन कंपनी भी हैंडल कर रही है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो। देखो, बर्न कहाँ होता है, लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं, आपका पैसा या तो कहीं ना कहीं कम रेवेन्यू दिखता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कम कैसे होगा? आपका परचेज या तो मिसमैनेज होगा या आपकी एडमिन कॉस्ट मिसमैनेज होगी। अब जो कंपनी में बैठ के चला रहा है, जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो आपका डेली ये नहीं करेगा। आप 1 किलोमीटर की विसिनिटी में बैठे हो, अल्टीमेटली आपको पता है ये बर्न पॉइंट है, उस पर आपको बिल्कुल विजिलेंट होना ही होना चाहिए। उसमें किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। फ्रेंचाइजी के अंदर में होता क्या है कि जो फ्रेंचाइजी ले लिया, देन माय एक्सपेक्टेशन जो रहता है कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उसके चक्कर में आदमी क्या करता है, कई बार प्रॉफिट सेंट्रिक होना शुरू होता है रादर देन, जैसे आपने बोला, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड टू कॉम्प्रोमाइज, और वहाँ पे एक फॉल आना शुरू होता है इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी का। तो ऐसे क्या क्या गलतियाँ एक फ्रेंचाइजी ओनर करता है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी जो ओनर है उसी का ही फ्रेंचाइजी डाउन हो सकता है? देखो, इसमें गलतियां दोनों करते हैं। एक फ्रेंचाइजी ओनर की भी गलती नहीं होती है। कई सारे ऐसे फ्रेंचाइजी ओनर हैं जो बिजनेस में पहली बार आते हैं, उनको माइंड सेट कस्टमर सेंट्रिक डेवलप नहीं होता है, एंड वो गलत भी नहीं होते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं, उनका बहुत क्लियर है कि उनको शाम को पैसा चाहिए, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोग लोन पे लेके पैसा लगाते हैं, कुछ लोग फैमिली सेविंग्स लगाते हैं। वो बंदा अपनी जगह उतना गलत नहीं है, लेकिन जो ब्रांड दे रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसको कस्टमर सेंट्रिसिटी की ट्रेनिंग दे, उसको समझाए। अगर टू वे प्रोसेस है, उसके बाद उनको भी याद रखना है कि अगर उन्होंने एक ब्रांड को लिया है, बिकॉज अपना भी ब्रांड खोल सकते थे, उन्होंने ब्रांड इसीलिए लिया है कि उनको ये पता होगा कि इनकी एक SOPs हैं, इनका एक स्टैंडर्ड रेसिपी मॉड्यूल है, इनका एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट टेस्ट है, तभी मैं किसी की फ्रेंचाइज लूंगा। ये सारा मैं रिसर्च करके तब अपना पैसा किसी ब्रांड में डालता हूँ। तो देयर शुडंट बी एनी रीजन कि जब मैं कैफ़े ओपन कर रहा हूँ, आउटलेट ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस पर्पस से डेविएट हो जाऊँ, मैं उसी की क्वालिटी को डिरेल करना शुरू कर दूँ, उसी के प्रोसेसेस को डेविएट करना शुरू कर दूँ, उसी के सिस्टम्स को चैलेंज करना शुरू कर दूँ। तो अल्टीमेटली जो सोच के मैंने पैसा डाला था, मैं ही उसका रीजन हूँ, उसको डेविएट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। दूसरा, एक फ्रेंचाइज ओनर को ये समझने की जरूरत है कि आपका प्रॉफिट आएगा कहाँ से। एक प्रॉफिट होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, इनविजिबल। टेंजिबल होता है जो आपका कैश होता है, जो आपका पैसा आता है। इनटेंजिबल या इनविजिबल होता है आपका कस्टमर। एक कस्टमर अगर आपके यहाँ आता है, आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी उसको मिलती है, तो अगले दिन 10 को और लेके आएगा। आपकी प्रॉफिट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। सो हमको ये सोचने की जरूरत है कि मेरा प्रॉफिट सेंटर मेरा रोज का कलेक्शन नहीं है, मेरा प्रॉफिट सेंटर मेरा कस्टमर है, जो बार बार मेरे पास आता है, जो बार बार मेरे पास आ रहा है और हर दूसरे दिन किसी नए को लेके आ रहा है, चलो एक चाय पीने वहाँ चलते हैं। एज ए फ्रेंचाइज ओनर आपकी सक्सेस उसमें है,
लोग आके पूछने चाहिए, अरे ये आउटलेट किस बंदे का है, लोकल कौन बंदा चला रहा है। आप खुद एक ब्रांड बन जाओ वहाँ पे, आप ब्रांड को मत सोचो। आप खुद, अगर परेश जोशी ने एक फ्रेंचाइज लिया है चाय है ना की, तो चाय है ना कुछ दिन बाद पीछे छूट जाना चाहिए। वहाँ परेश जोशी शुड बिकम द फेस ऑफ चाय है ना, ही शुड बिकम द ब्रांड। ब्रांड। आपका सक्सेस होना ही होना है, लेकिन वो पीछे आ गए और सारा चीज़ चाय है ना पे डालेंगे तो वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। मैंने फूड के बिजनेस में जब कंसल्टिंग के लिए काफ़ी लोग आए हैं, जो फ्रेंचाइजी ओनर भी है और कंपनी भी है जहाँ पे साथ में हमने काम किया है, तो कहीं न कहीं मैं वहाँ पे देखता हूँ कि लाइक जो फ्रेंचाइजी ले लिया, सब कुछ है, एसओपी वेसओपी फॉलो हो रही है, इन्होंने जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं ना, या तो ये अनट्रेंड है या फिर एम्प्लॉय कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, और वो कहीं न कहीं ऐसा व्यवहार खड़ा करते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट खड़ी करते हैं, जिनकी बात है यार ब्रांड अच्छा है, सब कुछ है, पर लोग फालतू के हैं, और वहाँ पे फिर जाना लोग बंद कर देते हैं या अवॉइड करते हैं कि ठीक है यहाँ पे नहीं, हो सकता है मैं उस ब्रांच में चला जाऊँ, बट इस ब्रांच में तो नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक नंबर 1 ये है कि आप सैलरी ब्रैकेट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के। हुँ, अनफॉर्चुनेटली ब्रैकेट्स आर वेरी लो लो। ड्यू टू द लो पॉकेट साइज, लो इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर होता है, तो हम क्या करते हैं, एक लो सैलरी लोगों को रखते हैं। अब एक बंदा जो 12,000, 13,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है, वो बहुत क्वालिफाइड तो नहीं हुँ, होगा। वो बहुत अवेयर भी नहीं होगा हाइजीन को लेके या कस्टमर बिहेवियर को लेके, और शायद कहीं न कहीं बहुत सीरियस भी नहीं होगा। रीज़न क्या है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उनको डे टू डे पहले पेट भरना ज़रूरी है। 10,000 मिल गया तो जन्नत मिल गई उसके लिए। अगर जन्नत भी नहीं मिली तो एटलीस्ट उसका जो फैमिली बैकग्राउंड देखोगे, जो उसका सोशल सर्कल देखोगे आप, अगर उसको प्रॉपर्ली स्टडी करोगे, तो वो शाम को वहीं वापस जाता है जहाँ पे कोई हाइजीन की बात नहीं होती है, जहाँ पे कोई बिहेवियर की बात नहीं होती है, जहाँ पे शाम तक खाने की जुगाड़ कैसे होगा, महीने का कैसे हुँ, अपना अरेंजमेंट होगा, उसकी बात होती है। तो उसका जो थॉट होता है किसी तरीके से, भाई पहले ये अपना प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट लो। करो। अब आपके ऊपर चैलेंज है कि उस बंदे को उस कल्चर से डिटैच करके अपने कल्चर में उसको एक बिहेवियर बिल्ड करना, उसको एक कस्टमर के साथ कैसे क्वालिटी मेंटेन करना है, उसको रखना है, अपने को ड्रेस्ड अप कैसे रखना है। वहाँ पे आपके ट्रेनिंग सिस्टम का और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सिस्टम का, जहाँ पे आप जैसे गुरु लोगों का बड़ा रोल होता है, जो कहीं न कहीं एक मेंटल कंडीशनिंग लोगों की अच्छी करते हैं। बहुत अच्छे लड़के हमने देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे एम्प्लॉयी एट्रिशंस देखे, बहुत सारे एम्प्लॉयी अच्छे रिटेंशंस देखे, जहाँ पे हम दिल से हार्ट टू हार्ट अपने एम्प्लॉई से बात करते हैं। परेश भाई वो आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए जान देता है। उसको क्या चाहिए? उसको महीने में एक सैलरी टाइम से आनी चाहिए, जिसमें शायद हम भी कहीं न कहीं डिले होते हैं, हम भी कहीं न कहीं टाइम से नहीं करते हैं, या कहीं न कहीं फ्रेंचाइज़ ओनर नहीं करता है, चैलेंजेस हो जाते हैं प्रॉफ़िट के। अगर आप उसकी 2-3 चीज़ें, उसको 2 ही चीज़ चाहिए, आप उसको रिस्पेक्ट दो और उसकी सैलरी टाइम से, वो आपके कस्टमर का ध्यान दे देगा, आपकी क्वालिटी का ध्यान दे देगा। आप जो उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे ना, सब वो मानेगा। एब्सोल्युटली। और शायद अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसका जो रूट में जो प्रॉब्लम है वही है कि हम शायद बिज़नेस के प्रेशर में, स्पीड में भागने के चक्कर में ये चीज़ करना भूल जाते हैं भूल उसके जाता साथ। है। मैं एक चाय की फ्रेंचाइज़ी है, उसी में ही मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था। हुँ, हुँ। फ्रेंचाइज़ी में जाके मेरे को वहाँ पे हुँ, सेट करना था। तो वही एम्प्लॉयी वाला दिक्कत चल रहा था कि ऐसा-ऐसा है, व्यवहार ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। हुँ, हुँ, तो मैं फ्रेंचाइज़ी ओनर के साथ में बैठा, मेरे को इट वाज़ नॉट माय लाइक मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। बट बीइंग अपना होता है ना कि थोड़ा-सा ओनरशिप के साथ में अपन काम करते हैं। बोला थोड़ा बैठने दे, क्योंकि इस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना, इट इज़ ज़ीरो करेक्ट, ट्रेनिंग। करेक्ट, 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 ट्रेनिंग ज्ञान हो गया उसके लिए, क्योंकि यार कि करेक्ट। मैं तो करना चाहता हूँ, यही मेरे साथ में ट्रीटमेंट कर रहा है। अब मैं फ्रेंचाइज़ी ओनर के साथ में बैठा। मैं कहा भई यहाँ पे ये आदमी मानने के लिए रेडी है कि ये सब ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरा कस्टमर कौन है? तो कि ये जो आ रहा है। मैं कहूँ नहीं, ये जो बैठा हुआ वो तेरा कस्टमर है। ये तेरा इंटरनल कस्टमर है, जो तेरा एक्सटर्नल जो कस्टमर है ना, उसका ध्यान रखेगा। तो तेरे को एक्सटर्नल कस्टमर ज़्यादा चाहिए, तो इंटरनल कस्टमर का सबसे ज़्यादा ध्यान रख। तो वो उसको तू बनाएगा, वो तेरा कस्टमर और तेरा धंधा दोनों बनाएगा। इसमें भी देखो 2 चीज़ें हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ 2 चीज़ें, क्यों? क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू 2 होते हैं। पहलू होता है। एक एक प्रमोटर साइड होता है, एक एम्प्लॉयी साइड होता है। हमने भी 4 साल में बहुत सारे प्लस माइनसेस देखे, बहुत सारे एम्प्लॉयी बर्न्स देखे, बहुत सारे एम्प्लॉयी एट्रिशंस देखे, बहुत सारे एम्प्लॉयी इश्यूज़ देखे। बट बहुत अच्छे एम्प्लॉयीज़ भी हमें मिले जो हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, जिनकी मेमोरीज़ हमारे साथ नहीं आज भी है। और शायद वो बहुत कम समय के लिए और एक लंबी छाप छोड़ के गए ब्रांड के ऊपर, कहीं न कहीं उनको हम आज भी मिस करते हैं। दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं।
वो ब्रांड को ओन नहीं करता है। आप बार बार उसको हाथ में ब्रांड देते हैं, वैसे हाथ झाड़ लेता है, छोड़ देता है। कुछ एम्प्लॉय पकड़ लेते हैं। तो एज ए प्रमोटर ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते। एक लेवल का जो ये स्टेटमेंट कोई भी प्रमोटर देता है ना, कहीं कहीं वो बहुत बर्न हो चुका रहता है, गलती उसकी नहीं भी होती है। कई बार वो बेचारा जानबूझकर ओनरशिप देता है, लोगों को हायर करता है, पैसे देता है, जिम्मेदारियां देता है। शायद जैसे मेरे जैसा प्रमोटर कभी कैश काउंटर पे जाता ही नहीं, आज तक नहीं गया हूँ। रिकॉर्ड है मेरा, मैं किसी कैफे के कैश काउंटर पे कभी खड़ा नहीं होता हूँ, देखने भी नहीं जाता हूँ, कैश काउंटर का ड्रॉवर भी कभी नहीं चेक करता हूँ, कभी नहीं। मेरा ये माना जिस दिन मैं गया ड्रॉवर पे, उस दिन या तो कोई कैफे में बचेगा या तो नहीं बचेगा, बिकॉज मैं एम्प्लॉय के ऊपर या तो ट्रस्ट करूँ या तो नहीं करूँ। लेकिन जब एक समय के बाद देखता है वो कि वहाँ पे मिसमैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही, बार बार वो अपने सिस्टम के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करता, तो एक समय के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स उसको कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम उसके अंदर डेवलप हो जाता है कि शायद लोग चीट ही करने बैठे हैं, शायद लोग ऐसा, इनके ऊपर मैं इतना एफर्ट्स क्यों लगा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक फाउंडर को पॉजिटिव रखने का, एंड एक फाउंडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि एक वर्क कल्चर देने का शुरू से। तो दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक ही सिक्के के बट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज एज फाउंडर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी को ब्लेम करने का। एक चीज़ मुझे याद रखना है, मैं अपने एम्प्लॉय को ब्लेम करने का जितना नेचर रखूंगा उतना अपना नुकसान करूंगा। वो नहीं अगर अच्छा कर पा रहा है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं फेल हूँ। मैं किसी के सामने पब्लिकली उसको ब्लेम करके क्या करूंगा, मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो बेटर ही कर सकते हैं, अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, आप जैसे गुरु लोगों को साथ में बैठा के काम कर सकते हैं। ये 3.5-4 साल का जर्नी है चाहे में का, थोड़ा सा वो जर्नी शेयर करिए कि क्योंकि एक जॉब था, एक जॉब वाला माइंडसेट होता है, फिर आप ये जर्नी में आए हो, तो जर्नी क्या रही और उसमें माइंडसेट क्या डेवलप हुआ? देखो जैसे मैं बहुत सारे फाउंडर्स को सुनता हूँ, बहुत सारे पीयर ग्रुप्स को देखता हूँ, बिजनेसेस में आए हैं, बहुत सारे अच्छे सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं। कहीं कहीं सब लोग एक पेन के लेवल से गुजरते हैं, कहीं कहीं सब लोग एक प्लेजर के लेवल से, जैसे हम पीपीजी एनालिसिस करते थे मार्केटिंग में, गुजरते हैं। अगर मैं उसको बोलूं कि ये हमारा पेन रहा है तो ये तो अंडरस्टूड है, होता ही है। 3.5 years की जर्नी देखोगे तो हमने पहले कैफे से शुरू किया, फर्स्ट जनरेशन फाउंडर हूँ, मेरी फैमिली में कभी बिजनेस कभी भी किसी को नहीं पता था। चाय के बिजनेस में आए तो यूपी से हूँ, सब लोग कि लड़का पढ़ा लिखा, भूमिहार का लड़का, बड़ी जाति का लड़का, ये तो ये वो हो गया, हलवाई हो गया। गांव में बातें होती थी वो तो, क्योंकि माई ब्रदर इज ए क्रिमिनल लॉयर, फैमिली में सब लोग टीचर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, पहला मैं हूँ जो बिजनेस में है। और मैं फैमिली का सबसे सोफिस्टिकेटेड लड़का माना जाता था, सबसे वेल एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन। तो लोगों को लगता था ये तो या तो किसी लेक्चर के लिए बना है, किसी उसके लिए बना है, ये कहाँ से आगे हलवाई वाले बिजनेस में, जहाँ रोज रफ एंड टफ लोगों से डील करना है, कुछ भी करना है। तो एक चैलेंजिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, वो तो रहता ही है, बट एक सोशली लोगों को कन्विंस करना कि यू आर इनटू राइट बिजनेस हैज़ बीन अ बिगेस्ट चैलेंज। मेरा मानना है कि एक बार के बाद आपको सक्सेस आना शुरू होती है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत रिवार्डिंग रहा है 3.5 years, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग मुझे बनाया है। आप एक अच्छी गाड़ी से चलते हो, सुबह शाम एक अच्छा ऑफिस मिला हुआ है, रिस्क कुछ नहीं है, मंथ के एंड में सैलरी टाइम से आ जाती है, फैमिली सेट है, सब कुछ छोड़ के जीरो पे आ जाना। आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको दिन रात लोगों के लिए अरेंज करना है कि आपके वेंडर्स के पेमेंट कैसे करने हैं, आपको रेंट टाइम से कितने लोग, एम्प्लॉय की सैलरीज जानी है, ऑफिस का रेंट जाना है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, फैमिली के खर्चे हैं, बेटे का स्कूल का फी है, और आपको पता नहीं कि अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल पता नहीं। आज शाम को आप जा रहे हो घर खुश होकर कि आपका कैफे की सेल बहुत अच्छी है, 4 स्टाफ हैं हैप्पी हैं, आपके साथ चाय पी रहे हैं, अगले दिन उसमें से 2 गायब। आप झाड़ू लगा रहे हो, और आपको लगाना है बिकॉज आपका प्रॉमिस आपके कस्टमर से है, आप ना भी नहीं बोल सकते। और अगर नहीं आप लगा सकते तो 4 दिन की इनकम रुक गई तो आपके खर्चे भी आपको देखने हैं। सो ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, इंटेलेक्चुअली बहुत रिच बनाता है आपको ये सिखा देता है कि 1 रुपये से भी बिजनेस कैसे चलता है और 1 करोड़ से भी बिजनेस कैसे। 3 years में हमने बिजनेसेस 1000 के अकाउंट पे भी चलाए हैं और 1 करोड़ के अकाउंट पे भी चलाए हैं। सो ये बहुत मज़ेदार जर्नी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। आपको ये भी पता होता है कि 0 पॉकेट पे बिजनेस को कैसे 1 मंथ तक 2 मंथ तक सर्वाइव, और यही स्ट्रेंथ है, इसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता। एज ए प्रमोटर अगर आपको पता है ना कि आप 10,000 से भी बिजनेस सर्वाइव कर लेते हो,
आई कैन टेल यू कैन बिल्ड अ बिजनेस, अरे आई कैन टेल यू कैन नॉर्मली बिल्ड। क्या होता है, जैसे आप और मैं जॉब कर रहे हैं, आपने चाय है ना शुरू किया, मैंने अपना ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग का काम शुरू किया। होता क्या है, एक फेज में एक एज के बाद रिस्क के टेकिंग जो एपेटाइट होता है वो कम हो जाता है, या फिर आदमी वहाँ पे सोच लेता है नहीं जो चल रहा है चलने दे, खामखा ये गड़बड़ हो जाएगी, खामखा फाइनेंशियल्स खराब हो जाएंगे। तो जो फियर ऑफ फेलियर है वो आपको सर्टन डिसीजन लेने से रोक देता है। और मेरा पर्सनली मानना है कि फिर होता क्या है कि आप 5 लाख के पर मंथ की सैलरी में बैठे हो, बट आपका 50 लाख पर मंथ का जो अर्निंग का पोटेंशियल बन सकता था वो नहीं बना, सिर्फ आपके उस डर की वजह से। तो ये डर पे काबू कैसे पाया? सी मेरा ये मानना है कि प्रमोटर को डर पे काबू होना ही नहीं चाहिए, उसको डेली फियर में होना चाहिए। डरे रहना चाहिए। अगर वो डेली फियर से अपना दिन शुरू करता है तभी वो सक्सेसफुल है। He कैसे? should have fear of losing the customer. ओके। He should have fear of losing good employees. He should have fear of losing a good products. He should have fear of losing a good future. तब जाके डेली वो कुछ ना कुछ अपने को ऐड करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, कुछ ना Yeah. कुछ सिस्टम्स में वैल्यू ऐड करेगा, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा, ये मैं कुछ ना कुछ training में उठा के इनोवेशन करने बोलूंगा। की कोशिश करेगा। जब तक उसके अंदर फियर है तब तक वो इम्प्रूव करता रहेगा। जिस दिन उसके अंदर ये आ गया कि फियर नहीं है, उस दिन ही इज कोलैप्स्ड, खत्म हो हिज जाएगा। ग्रोथ विल बी स्टॉप्ड। उसको ग्रो करना, फियर कैसे आप रोक सकते हो? आज मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, चलो मुझे फियर नहीं है, कल को मैं दिल्ली में जाऊँगा, मुझे फियर है। 1000 किलोमीटर के बाद मुझे अपना बिजनेस मैनेज करना है, वहाँ का मैनेजर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का कंप्लायंसेस कैसा होगा। चलो एक समय के बाद मैं दिल्ली में भी सिक्योर्ड हो गया, फियर नहीं है, फिर मैं कलकत्ता गया, फियर है। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोडक्ट एक्सेप्ट। सो एक प्रमोटर को मेरा मानना है कि फियर ही उसका मेन एक्साइटमेंट है। अगर वो फियर में है, वही उसका एक्साइटमेंट, वही उसको दौड़ाता है सुबह से शाम तक। उसको रिलैक्स इसलिए नहीं होने देता है। 18 आवर्स काम करने के बाद भी वो थकता नहीं है, बिकॉज ऑफ द फियर। सो मैं नटशेल में ऐसा बोल सकता हूँ, लव योर फियर। 100%। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल है, जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली गए, कलकत्ता गए, अभी एग्जैक्टली चाय है ना कितने स्टेट में है? सो अगर देखेंगे तो हम गुजरात में हैं, हम महाराष्ट्र में हमने सीढ़ी शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में इंटर कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। दिल्ली में हमने 4 महीने पहले शुरू किया है। वी हैव 5 आउटलेट्स बाय नाउ, 3 फंक्शनल एंड 2 आर इन मेकिंग। वी आर वेरी सॉलिड वे आपकी एंटरिंग इनटू दिल्ली की फ्रेंचाइजी में मेरे 2 फार्मा के फ्रेंड जाके आ गए हैं। अच्छा, मेरा उसका कमीशन मिल जाना चाहिए। कैसा लगा? पूछने वाली बात है। अभी जो ये मॉडल आपने डिस्कस किया है, मार्केट में जो मॉडल है, चाय है ना दूसरे फ्रेंचाइजी से, दूसरे चाय मॉडल से कैसे डिफरेंट है? देखो, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे सामने 2 पॉइंट्स थे। एक ये था कि आप लोगों जैसा दिखो या लोगों से अलग दिखो। मैंने जो भी मार्केट से एक रिसर्च बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में किया, तो मुझे एक लगा कि इंडिया का एक नेचर है, उस नेचर को मैच करना बहुत ज़रूरी है। नेचर क्या है? मुझे कड़क चाय चाहिए। नेचर क्या है? मुझे अदरक पुदीना वाली चाय चाहिए। वो हमारे जीन में है। हमारे फ्लेवर बड़े फिक्स हैं चाय के। अब मेरे सामने 2 चैलेंजेस थे, या तो मैं लोगों से अलग दिखूं इन टर्म्स ऑफ सेटअप्स, इन टर्म्स ऑफ पीपल बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, या वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट देखें। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, मैं कहाँ डिफरेंट दिख सकता हूँ? फिर मुझे लगा यार डिफरेंट कैसे दिखेंगे? आप अदरक चाय बनानी तो अदरक चाय ही बनानी है, उसमें डिफरेंट तो कुछ नहीं हो। टी पोस्ट भी अदरक चाय बनाता है, चायोस भी अदरक चाय बनाता है, चाय पॉइंट भी बनाता है, MBA चाय वाला भी बनाता है, चाय सूत्रधार भी बनाता है। तो आपको भी वही बनाना है। आपको क्यों बनाना है? बिकॉज वो लोगों को चाहिए, वो एक बड़ी डिमांड है। तो मैंने अपनी टीम को, जब हम पहली ब्रीफिंग में बैठे तो मेरा यही था कि लोगों को, एक्चुअली आपने देखा होगा परेश भाई कि एक इंडिया में ट्रेंड चला है सोशल मीडिया ने, एक होता है रेशनल इनोवेशन और एक होता है इरेशनल इनोवेशन। इनोवेशन के नाम पे लोगों ने बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। रसगुल्ला चाय, मैं डिफरेंट होना चाहता हूँ इसलिए मैंने रसगुल्ला चाय बना दिया, विच आई टर्म इट एज विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू जिसने भी इनोवेट किया, मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में उसकी रेशनैलिटी नहीं आती है। अटेंशन मिल जाएगा, बट वो मैं रसगुल्ला चाय पिला के मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं लाना चाहता। मैं रोज चाय पिला के, मैं 14 फरवरी के अलावा कहीं रोज का फिर मुझे दिखता नहीं है पूरे साल। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को 14 फरवरी को ही याद करते हो, 14/5 को वैलेंटाइन डे होता है, आप रोज का इंपॉर्टेंस उस दिन से। कौन सा रोज आपकी लाइफ में डेली है? जब आपकी लाइफ में रोज डेली नहीं यूज होता है तो आप रोज चाय कौन सा पियोगे?
तो रोज़ वाली गुलाब चाय ला के मैं इनोवेशन नहीं कर, फ्रूट्स वाली चाय। अब आप इंस्टा पे वायरल होने के लिए आप यूज कर लो, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए फ्रूट वाली चाय लोगों को क्यों पिला रहे हो? मेरे साथ एक और एडवांटेज थी कि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से था, जीआई के प्रोडक्ट्स हैंडल किए थे। लोगों का पेट खराब होते हुए लोग पेट सुधारते हुए हमने बहुत देखा। तो हमको थोड़ा सा एक आइडिया ये था कि हमारे एपेटाइट को, हमारे जीआई को कौन से इंग्रेडिएंट सूट करेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जैसे हम हैं, आप हो, हमारे भाई साहब हैं जो हमको सूट कर रहे हैं। हर आदमी का एक नेचर है, वैसे हर इंग्रेडिएंट का एक नेचर है। इलायची का एक अलग नेचर है, अदरक का एक अलग नेचर है, बादाम का एक अलग नेचर है, केले का एक अलग नेचर है, लड्डू का एक अलग नेचर है, रसगुल्ला। आप कौन सा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, कंपैटिबल करता है, और आप जिसको आप दे रहे हैं उसके जीआई के लिए वो सुटेबल है कि नहीं, वो पांचों को मिक्स करके, 5 गुंडों को मिक्स करके आप एक सरकार बना दोगे ना, तो हंगामा होना है। जीआई इम्पैक्ट होता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ पथ्य अपथ्य टाइप का वहाँ पे हो गया कि ये हेल्प करेगा डाइजेशन में, ये हेल्प नहीं करेगा। आपको एक वो समझ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाय इज ऑल्सो, इट अफेक्ट्स आवर माइंड एंड बॉडी। आपको ये समझना है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि फूड इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। द मोस्ट सीरियस बिजनेस इज द फूड बिजनेस और द बेवरेज बिजनेस। हम पूरे दिन इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? अच्छा खाना जो हमारी बॉडी को सूट करे, इसीलिए हम काम करते हैं। तो एज अ प्रमोटर ये मेरी जिम्मेदारी है, एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ मेरे कस्टमर को सूट करना चाहिए। सो पहला डिफरेंशिएशन जो हमने लिया लोगों से अलग, वो थॉट में लिया। हम वही बनाएंगे जो मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरा जो लव्ड वन है जाके आंख बंद करके मेरे कैफे में खा सकता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही हम अपने कस्टमर को देंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएशन एट इंटेंट लेवल। सेकेंड इज द कंपोजिशन लेवल। अगर हमने बादाम चाय बनाया तो हमको पता है कि बादाम चाय के कंटेंट के साथ, मिल्क के साथ आराम से अमलगमेट हो जाता है। वो एक पॉजिटिव आउटकम ही बॉडी को देने वाला है। बादाम मिल्क के साथ ऑलरेडी कंपैटिबल इंग्रेडिएंट है, तो जब वो चाय के साथ जाएगा हमारी बॉडी में तो हमको अच्छा इफेक्ट ही देने वाला। आई कैन गारंटी यू कि आप जाके चाय है ना कि 4 बादाम चाय पी लीजिए, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं होगा। द रीजन इज अ कंपैटिबल इंग्रेडिएंट जब आप डालते हो, और उसके साथ उससे कंपैटिबल कौन सा है, उसके साथ अगर आप इलायची डालते हो, उसके साथ अगर आप केसर डालते हो, तो अगर मेडिकली आप देखो देयर इज अ मेडिकल प्रॉपर्टीज, तो वो सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। तो वहाँ पे हमने डिफरेंस लिया। हमने डिफरेंस एक बिहेवियर लेवल पे लिया लोगों से। हम ये नहीं बोलते हैं कि बाकी ब्रांड में बिहेवियर नहीं, लेकिन हमने एक कॉन्शियस एफर्ट लगाया कि हमारे लोगों का बिहेवियर अच्छा हो। यू कैन वॉक टू एनी चाहे ना कैफेज, मैं पूरी गारंटी नहीं लेता, लेकिन आवर पीपल आर बेटर बिहेव्ड देन मेनी। सो वो एक डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट लाइन में हमने पेरी पेरी समोसा ऐड किया। आलू जब तक रहेगा समोसे में, आलू तब तक रहेंगे लालू वाला एक चलता था, बहुत अच्छी बात है, आज भी उसका रिलेवेंट है, लेकिन पेरी पेरी समोसा कुछ अलग। समोसा में मेरी एक कंप्लेन है आपको, चटनी अभी आई नहीं है। सो आप जैसे बहुत सारे कस्टमर की कंप्लेन है। सो हमने अभी क्या किया, रिसेंटली हम 3000 स्क्वायर फीट का एक सेंट्रल किचन बना रहे हैं, जहाँ पे हम एक बड़ी ऑथेंटिक समोसे वाली चटनी बनाने जा रहे हैं। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं जहाँ पे अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे सेल्फ कंट्रोल्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सके। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट चाय के साथ में नॉर्मल मैं पेरी पेरी समोसा वो प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा है, पर अपन ओल्ड स्कूल वाले हैं, आलू वाला समोसा जो पहली बार खाएं तो मेरे को नॉर्थ वाले, क्योंकि गुजरात में रहे तो नॉर्थ वाला समोसा आता नहीं था, ये मेरे को टेस्ट मिला। तो उस टाइम पे भी जब मैं आपके उद्घाटन के टाइम पे आया था तो मैं जाके 2-3 बार राउंड मार के तो आ ही गया था, आज खाना नहीं खाएंगे समोसा चलेगा। बट इट वाज लाइक क्या एक नया फ्लेवर मिल जाता है। ये आपका जो पूरा ही अभी आपने इकोसिस्टम डेवलप किया यहाँ पे है, अब आपका फ्रेंचाइजी को लेके क्या प्लान है आगे वाले टाइम पे? सी मैं नंबर्स माइंड में नहीं रखता हूँ कि मुझे कितने स्टोर्स आउटलेट्स बनाने हैं, कितने। मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मुझे 2030 तक जाते जाते 1000 लोगों को जॉब देना है। मेरे माइंड में बहुत क्लियर है कि मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को चाय सर्व करनी है। उसके लिए कितने आउटलेट्स बनाने होंगे वो हम बनाएंगे।
एक थॉट है कि इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स, देर आर क्लोज टू 750 डिस्ट्रिक्ट्स और मे बी 730 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, हर जगह एक चाय है ना तो होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया डिप्राइव नहीं होना चाहिए हमारी बादाम चाय से, हमारी एक स्पेशलिटी चाय से। एक वो थॉट है, हमारे पास 6 ईयर्स हैं, 5.5 ईयर्स हैं, वो हम पहुंचना चाहते हैं। वो एक विजन है हमारा। हम रिक्शे वाले से लेके मर्सिडीज़ वाले तक को, BMW वाले तक को बादाम चाय का हक देना चाहते हैं, वो उस चाय को इंजॉय कर सके। ये इंटेंट है। उसके लिए कितने लोग चाहिए, कितना इंफ्रा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स चाहिए, बहुत सारे लोगों की दुआएं चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म भी चाहिए, बहुत सारे लोगों की गालियां भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद हम रुक रुक के अपने को इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे। तो मुझे भी गालियां बहुत पड़ती हैं, लेकिन जब भी पढ़ती हैं तो मैं उसको पॉजिटिव लेके कुछ नया ही निकाल के लेके आता हूँ। 2-3 दिन फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके बाद फिर हम उससे कुछ नया ही लेके आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोग गालियाँ भी दें, चाहे ना को जहाँ गलत जा रही है, और जम के क्लास लगाएं, बिल्कुल श्रूड होके ब्रांड के साथ बिहेव करें मेरी अब्सेंस में भी, लेकिन ब्रांड को सपोर्ट भी करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, हमको हेल्प करें, हमारे साथ किसी भी फॉर्म में जुड़ के इंडिया को सर्व करने का इंटेंट है। इंडिया से बाहर, अपनी मिट्टी वर्ड हमने इसीलिए लिया है कि जब हम इंडिया से बाहर जाएं तो वहाँ जो अपने लोग हैं उनको भी वो हम फील दें। यहाँ पर मेरा एक थॉट आता है कि मैं देखता हूँ स्टारबक्स यहाँ पे आ गया है, और लोग यहाँ पे जब अहमदाबाद में पहला स्टारबक्स हुआ, लोग लाइन लगा खड़े थे। तो मेरे हमेशा से होता था कि इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड, कोई चाय, कोई कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी तो चलो वहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं, पर चाय अपनी पहचान है, कॉफ़ी अपनी पहचान नहीं है। तो अपना कोई चाय वाला वहाँ पे पहुंचे, न्यूयॉर्क में वहाँ पे लगा हुआ है, शिकागो में लगा हुआ है, और अपनी देसी चाय पीने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहे। ये वाला जो है वो गूज़बम्प देता है यार, ऐसा कोई ब्रांड क्रिएट होता तो मजा आ जाए। यानी मतलब कि मेड इन इंडिया हुआ है और अभी आउटसाइड इंडिया जाके भी वो हल्ला मचा रहा है। करेक्ट। सो बहुत सारे चाय के स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी ब्रांड इस्टेब्लिश्ड हैं जो इस तरह की एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन जो आपने बोला हल्ला मचा रहा है और जो अपने लोगों को कनेक्ट होना, शायद मुझे लगता है अभी वो एलिमेंट मिसिंग है। अब वो चाय है ना, हो सकता है कोई दूसरा है ना, हो सकता है, आई डोंट नो, बट जो आपने बोला दिल में तो यही है ख्वाब परेश भाई कि एक दिन अपने को, हम आज भी गिरते हैं उठते हैं, लेकिन एक दिन अपने को इंडिया से बाहर भी जाके अपने जो जो अपने लोग हैं, जो अपनी मिट्टी के लोग हैं, उनको एहसास कराना है। वो प्राउडली वाशिंगटन के किसी स्ट्रीट में खड़े होके, दुबई के किसी मॉल में खड़े होके, सिंगापुर के किसी हाईवे पे खड़े होके, किसी बोट में बैठे हुए प्राउडली साउट आउट कर सकें कि यार एक इंडियन, एक अपना ब्रांड है, एक अपने लोग हैं, एक अपनी मिट्टी की खुशबू है एक ऐसे ब्रांड में। और वो बहुत सारे लोगों का विजन होगा, उसमें मेरा भी एक ऐसा विजन है कि हम अपने लोगों को इंडिया से बाहर भी सर्व करें। अपने लोग जो वर्ड आपने यूज किया है, उसको आप अपनी फ्रेंचाइजी में कहाँ पे देख रहे हो? देखो, 2-3 अपने लोग कौन है हमारे लिए, हम सबको नहीं सर्व कर सकते, लेकिन जैसे अगर चाहे ना कि आप पॉलिसीज़ देखेंगे तो हमारे सारे आउटलेट्स पर एक पॉलिसी है कि हम सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स के ऊपर के लोग हैं, जो अपनी मिट्टी के लिए शाम सुबह -30 डिग्री टेम्परेचर में या +50 डिग्री टेम्परेचर में एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में बैठ के देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी के लोग हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्चुअल में अपनी मिट्टी के सपूत वही लोग हैं। सीनियर सिटीजन हम इसलिए लेके आए हैं कि अपनी मिट्टी को 60 ईयर्स तक सर्व किसने किया, आज हम किसकी देन है? उनकी देन है जो लोग 60 साल तक इस देश को कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अपनी लाइफ दी किसी न किसी फॉर्म में, फादर के फॉर्म में, एम्प्लॉय के फॉर्म में, किसी ऑफिसर के फॉर्म में। जब वो 60 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशंस को भूल जाते हैं, जबकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि अगर हम उनको अपने बिजनेस में लेके आ जाएं, किसी तरीके से रोल दे दें उनको, सो चाहे ना इज गोइंग टू लॉन्च अ वेरी यू कैन से a guide, a mentor kind of role in the company very soon, that every cafe would need one mentor who is retired person. Okay. So we are going to float it. हम उनको कोई जॉब रोल देने की हमारी हैसियत नहीं होगी, बट वी आर गोइंग टू अपॉइंट one mentor for every cafe, who will be retired person from any of the field, who can come to our cafe for 4-5 hours every day, sit with our team, share his experience, expertise, be with us,
And in turn, if we can share some profit of the business to him for his medical, for his personal needs, which very often is being ignored, तो हमको बहुत अच्छा फील होगा. हम उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनको एक 4-5 आवर्स का ऐसा, जिसको लोग एक रद्दी समझ के मार्केट में छोड़ देते हैं, हम उसको वो प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं उनको कि वो हक से आके बैठेंगे, ये मेरा कैफ़े है, वो कस्टमर से बात करेंगे, उनके लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेस वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे. प्लस उनको ये फील नहीं हुआ कि दे हैव बिकम लाइक यूजलेस टू द सोसाइटी, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग. और उनका जो 60, हम भी सेल्फिश लोग हैं, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा. मुझे क्या मिलेगा? 60 ईयर्स की जो लेगेसी है लर्निंग्स की, जो उनका, वो हमको गलतियाँ करने से, जो हमारे दादाजी, नाना जी, फादर हमको गाइड करते हैं, लेकिन वो बिजनेस में मेरे साथ हर जगह नहीं बैठे हैं, तो वो मेरे लिए दादाजी नाना जी का ही एक फेस है, एक उन्हीं का क्लोन है. वो जब मेरे बिजनेस में आके बैठेंगे तो मुझे बहुत सारी गलतियां करने से रोकेंगे, मेरी टीम को बहुत सारी गलतियां करने से रोकेंगे, और हम उनके क्या कर सकते हैं कि हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन. तो अगर आप देखेंगे तो हम ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू अनाउंस फ्रॉम 1 अप्रैल. हमने 20% का, कोई भी सीनियर सिटीजन हमारे किसी भी आउटलेट पे जाएगा, कार्ड दिखाएगा, 20% का डिस्काउंट है, फ्लैट. कुछ भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कोई भी आर्मी का बंदा आएगा, 20% का डिस्काउंट है, फ्लैट. कोई भी, अभी हम इनिशिएटिव्स करने जा रहे हैं कि हमारे फ्रेंचाइज बिजनेसेस में जो फ्रेंचाइज फ़ी है, अगर कोई अपने किसी भी वुमन के नाम पे लेना चाहता है, मदर के नाम पे, सिस्टर के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी फीमेल के नाम पे, 25% का फ्रेंचाइज फ़ी में डिस्काउंट है, 3 मंथ्स का फ्री सपोर्ट है विदाउट एनी रॉयल्टी. कोई ऐसी वुमन जो अनफॉर्चुनेटली सी इज अ सिंगल, सी नीड्स a support. She is actually the empowered woman. Surviving as a single woman is the biggest strength someone would require. तो हम ये नहीं बोलेंगे कोई empowered नहीं, वो बहुत empowered है, लेकिन हम एक छोटा सा contribution क्या, उनके लिए एक अलग पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं. जो कोई डाइवोर्स्ड वुमन है, या वुमन ऐसी हैं जो अकेली हैं लाइफ में, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए हम 6 मंथ्स की रॉयल्टी फ्री कर रहे हैं, 1 ईयर तक का फ्री ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंचाइज फी 50% ऑफ. अरे वाह. सो वी आर गोइंग टू गिव देम अ ब्रांड. उनके लिए सेटअप कॉस्ट बिल्कुल मिनिमल, उनके लिए कस्टमाइज्ड कैफे प्लान, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड, डू सम बिजनेस. एज बिजनेस वी कैन सपोर्ट देम टू ग्रो. वी डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम देयर, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द डिफरेंट सेक्शंस इन द वुमन आल्सो. सो वो एक हम थॉट लेके आ रहे हैं. आर्मी मैन के लिए हम 25% का डिस्काउंट कोई भी फ्रेंचाइज लेता है उसको दे रहे हैं. तो जो हम अपनी मिट्टी बोलते हैं और अपने लोग बोलते हैं, तो एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम कुछ तो करें. धीरे धीरे मुझे जैसे, मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है. हम अकेले इसको बड़े लेवल पे लेके नहीं जा सकते हैं थ्रू चाय है ना. विल कीप ऑन एडिंग वेरियस इनिशिएटिव्स टू मेक दैट दिस ब्रांड शुड हैव द रियल एंड द कैंडिड फील ऑफ अपनी मिट्टी, अपने लोग, नॉट बाई वर्ड. जैसे जैसे फ्रेंचाइजी बढ़ती है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कई बार. सो अभी से आपने क्या सपोर्ट फंक्शन बना के रखा है कि कल उठ के फ्रेंचाइजी मैनेज करने में चैलेंज ना आए, या जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसको चैलेंज आए? देखो, 2-3 चीज़ें हैं. आप कोई भी फ्रेंचाइज लेते हैं तो क्या क्या वर्टिकल्स होते हैं आपके पास. एक आपका ऑपरेशन वर्टिकल होता है, एक आपका फाइनेंशियल वर्टिकल होता है, एक आपका F&B वर्टिकल होता है जो फूड को मैनेज करता है, एक आपका सप्लाई चेन वर्टिकल होता है. सप्लाई चेन पे अभी हम एक जो वेंडर्स की एक बड़ी अच्छी टीम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे पूरे इंफ्रा को कैटर करे. वी आर डेवलपिंग आवर सेंट्रलाइज्ड R&D किचन, जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे USPs हैं, जो मार्केट में ईजिली नहीं मिलते हैं, उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं. द किचन इज़ ऑलमोस्ट रेडी. सो हम एक लीप जंप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो हम एक अपना एक अच्छा सा इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं. द बिगेस्ट किचन मतलब क्लाउड किचन टाइप का फॉर्मेट रहेगा, या it will be the central kitchen with R&D. So a lot of innovation, lot of test development will happen there, which will be very organically done, which will be very rationally done for the customers. At the same time, एक सपोर्ट सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है लीडरशिप का. जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं वो आपके ऐसे लोग होने चाहिए जो, मैंने बोला, प्रो कस्टमर होने चाहिए, प्रो इन्वेस्टर्स होने चाहिए. So we have a good team, but we have started adding more experienced people and diversified. So we have a very good talent coming from the HR and admin. We have a very good talent coming from, as Sif is already appointed as a director F&B. We have a very good growth and operation managers, because operation के challenges day to day होते हैं.
सो यू नीड रियली शार्प पीपल जो प्रोएक्टिवली डिसीजंस ले सके। सबके पास अच्छी टीम होती है, डिफरेंस जानते हो कहाँ होता है? फेलियर में एक फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजर के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो हमने भी फेस किया, ऐसा नहीं। आई विल नॉट टॉक एनी इरेशनल, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, हमने भी बहुत सारे पेन देखे हैं, लोगों को पेन हमारी वजह से भी हुआ है 4 साल में। लेकिन उसने हमें एक चीज़ सिखाई कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन सपोर्टिंग योर इन्वेस्टर्स। यानी ये बात आता है कि क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना क्या नहीं करना है। सेकंड, आपकी टीम में एक चीज़ इंश्योर करना है, आप एज ए लीडर केवल एक चीज़ कर दो, आपके लोग फास्ट डिसीजन मेकर होने चाहिए, प्रोएक्टिव। अगर आपकी लीडरशिप में ऐसा कोई भी बंदा बैठा है जो फास्ट डिसीजन मेकर प्रोएक्टिव नहीं है, उसको आपको हटा देना चाहिए। अगर आपने ये डिसीजन पहला ले लिया, आपकी सक्सेस इंश्योर्ड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं विरोधाभास है कि नॉर्मली बिजनेस के अंदर में लोग डिसीजन ले, वैसे टाइप के लोग चाहते नहीं कि डिसीजन तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मेरे हाथ में क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट है इंडियन मैं वही समझाना चाहता हूँ कि लाला आपको क्यों बनना है। हाँ, हम भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ डिसीजंस हम लेते हैं, और मैं उस जार्गन में नहीं जाऊँगा, टीम एम्पावरमेंट एंड ऑल। लेकिन आप किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? अगर डिसीजन आपको लेना है तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हो। दूसरा, फिर उसके बदले फ्रेशर को ही ले लेते फिर। दूसरा, आपका डिसीजन का लेवल वो होना चाहिए कि आपका फ्रेंचाइज जो इन्वेस्टर है उसको भी कुछ डिसीजन मेकिंग के पावर होने चाहिए। ही शुड आल्सो फील एम्पावर्ड कि वो कंपनी का कल्चर ऐसा है कि वो कुछ डिसीजन ले रहा है, कंपनी ऑब्जेक्ट नहीं करे, वो हर चीज़ में डंडा चला रहे हैं, यही एसओपी फॉलो करो, इट इज़ हिज बिजनेस आल्सो। यू शुड रिस्पेक्ट हिज आइडियाज़, his innovation, his suggestions on the product line, marketing lines and all operation lines. देखो, मैं ऐसा बोलता नहीं कि हम कर लेते हैं, लेकिन इंटेंट यही है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हर लेवल पर है। कुछ को आप हायर करके यूज करते हो, कुछ को बिना हायर के यूज करते हो। आपके पास इंडिया में इंटेलेक्चुअल असेट बहुत है, आप उसका यूज करो ना। आप उसका यूज करो ना। आपका एक फ्रेंचाइज पार्टनर आपके ऑपरेशन हेड से बेटर आइडिया, बेटर बिजनेस चेंज ओवर आइडिया दे सकता है, तो लो ना यार, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल, ग्राउंड पे बैठा है, फ्री में दे रहा है, बिल्कुल लो। मेरे जैसा प्रमोटर आके ऐसे पॉडकास्ट करेगा आराम से, फिर बैठ के वो टीम रन करेगी, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों से बात ज़्यादा करूं और मेरी टीम ग्राउंड पे काम करे, मेरे लिए तो इससे अच्छी कुछ बात हो नहीं सकती है। मैं ग्राउंड पे क्यों जाऊं काम करने? मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा दिया हुआ कल्चर, हाँ, जहाँ कल्चर की बात आती है, जहाँ वैल्यू सिस्टम की बात आती है, जहाँ एथिक्स की बात आती है, वहाँ पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वो मेरे विजन से अलाइंड है। डिसिप्लिन कैसे मैनेज होगा? मेरा हमेशा मानना है कि डर से डिसिप्लिन आता है। जहाँ डर नहीं है वहाँ डिसिप्लिन, मेरा हमेशा मानना है। अगर कोई ये बोले कि डराना गलत है, मैं हमेशा मानता हूँ जिसको डराना नहीं आता वो कभी डिसिप्लिन, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बच्चा स्कूल में इसलिए टाइम से जाता है, उसको पता है कि प्रिंसिपल साहब डंडा से मारेंगे या मेरी अटेंडेंस अब्सेंट हो जाएगी, मेरा स्कूल का एग्जाम रुक जाएगा, तभी वो स्कूल में टाइम से। जिस दिन इसको ये सारे पैरामीटर हटा दो, देखो अभी डिसिप्लिन नहीं होगा। मिलिट्री में पता है कि गलतियाँ किया कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तो डिसिप्लिन, द मोस्ट डिसिप्लिन बॉडी इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टाइम से ऑफिस पहुंच जाता है, इसलिए सारे ब्यूरोक्रेट्स टाइम से आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डर। एज ए लीडर यू शुड नॉट put danda on people to create fear. You should create a process and the value system which creates fear in the people. It's not fear of being punished. It is fear of being disowned. दोनों में बहुत अंतर है। There are two types of fear. One is the fear of being punished. Don't create the culture of fear of being punished. Create the culture of being disowned. If you don't do, you'll be disowned. Not by the promoter, not by manager, by the system. And nobody want to be disowned in life. कोई अपने को disown करवाना, nobody want, कोई भी कितना भी कैसा भी बंदा हो अपने को disrespected publicly feel कराना नहीं चाहता है। आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जो लोग ये ना करें वो डिसऑन्ड हो। आपकी कंपनी में डिसिप्लिन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल लोग अपने आप आ जाएंगे, अकाउंटेबल लोग अपने आप आ जाएंगे। आपने जो बात की ना, वो महाभारत में युधिष्ठिर ये कहते हैं, यक्ष जो होता है, यक्ष उनको सवाल पूछता है कि मनुष्य का कर्म क्या है, तो कि अपना धर्म का पालन करना उसका कर्म है। कि धर्म का पालन कैसे होता है? कि धर्म का पालन दंड से होता है। बिल्कुल। और वो मैं इसमें एग्री होता हूँ कि हाँ, कहीं कहीं वो जो एक फियर रहेगा ना, पनिशमेंट का है, मार खाने का है, तो एक बात आदमी ढीठ हो जाएगा।
बट आपने जो बात की उसके अंदर में वो अकाउंटेबल हो जाए। सो एक रामायण का एक 2 लाइन का चौपाई है, बिनय न मानत जलधि चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होत न प्रीत। तो भगवान राम ने बोला है, जब वो समुद्र को रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूजा कर रहे थे लंका पे जाने के लिए, और उन्होंने 3 दिन पूजा की लक्ष्मण को लेके, पूरी बानर सेना को लेके, सुग्रीव, हनुमान सब लोग बैठ के, एंड समुद्र अपना विकराल रूप दिखा रहा था। भगवान ने वहाँ पे भी बोला है कि बिना डर के प्रीत नहीं होती। आप रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, मैं उसको हिंदी में बोलूँगा कि उन्होंने बोला है कि एक सर्प जिसके पास विष होता है, अगर वो आपको न काटे और बोल दे मैंने माफ़ किया है, इट मीन्स माफ़ी है। एक जिसके पास विष नहीं है, जिसका वो बोले मैं माफ़ कर दे, उसका मतलब नहीं। तो विष वाले से क्यों डरते हैं? बिकॉज आपको पता है कि काट लेगा तो आई विल बी डेड। सो आप भगवान को मानते हैं, हम सारे मानते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों। हम मंदिर में जाते हैं, नहा के जाते हैं, अपनी सोच को बाहर रख देते हैं, प्योर हार्टेड जाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर तरीके से टीका लगा के जाते हैं, प्रॉपर आरती करते हैं, क्योंकि हमको डर रहता है भगवान नाराज़ हो जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। बिना डर के कुछ नहीं होता है, बिना डर के डिसिप्लिन नहीं होता है, और ये फैक्ट है। इसको जितनी जल्दी हम समझ लें वो सच्चाई है ज़िंदगी की। पर वही है, आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या ऐसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या उनको आप मैसेज देना चाहोगे, क्या उनको लर्निंग देना चाहोगे? देखो मैं उनके लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। बिजनेस ईजी भी है एंड टफ भी है। जब भी आप किसी फ्रेंचाइज को चूज करते हो, 2-3 चीज़ें आप ध्यान दो। एक इज़ प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आसानी से बिल्ट नहीं होती है, बार बार डिरेल होती है। बहुत सारी चीज़ देखा होगा आपने, कुछ ऐसे फ्रेंचाइज हैं जो केवल प्रमोटर्स की पॉपुलैरिटी पे बिल्ट होते हैं, क्रेडिबिलिटी पे नहीं। सो डोंट गो बाय द पॉपुलैरिटी, गो बाय द क्रेडिबिलिटी। याद करें, खत्म, बिजनेस खत्म। सो यू लर्न एज ए फ्रेंचाइज इन्वेस्टर, एनालाइज द प्रमोटर्स क्रेडिबिलिटी, नॉट द पॉपुलैरिटी। वो कितना सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, कितना बड़े बड़े जार्गन से दे रहा है लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, उससे बिल्कुल मत जाओ। एंड उसकी क्रेडिबिलिटी आप उसके सिस्टम्स के, उसके लोगों के थ्रू आप चेक कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स ऑफरिंग के थ्रू कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस उसके कैफेज पे कैसे हो, उसके थ्रू उसको आप देख सकते हो। उसको मिल नहीं सकते, बट वो क्रेडिबल है तो उसका सिस्टम अपने आप क्रेडिबल दिखेगा। तो मेरा पहला सजेशन किसी को रहेगा, गो बाय, टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रमोटर, नॉट द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रमोटर, नंबर 1। नंबर 2 इज बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस rather than be prepared for profit। आपको प्रॉफिट डे 1 से कोई प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छी बात है, माइंड में रखो कि 6 महीने लॉस में बैठ रहा हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो एज अ प्रमोटर, जब मैं भी बिजनेस है तो मैं 2 साल के लिए लॉस में प्रिपेयर था कि 2 साल गिरूंगा, उठूंगा, लॉसेस करूंगा। ऐसे एक फ्रेंचाइज भी अपने बिजनेस का एक ओनर है। मैं एक ब्रांड का ओनर हूँ, बट वो एक आउटलेट का ओनर है। ही इज ऑल्सो ओनर। एक ओनर का एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि आई शुड बी मोर पेशेंट, I should be more positive when I am there in losses, I am there in struggle। Profit हो रहा है तो सब positive है। And rather than putting blame on brand, blame on practices, I should also take some sort of ownership of if something happens wrong। वो माइंड रखो, तब आप एक फ्रेंचाइज इन्वेस्टर बनने का जाओ, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेक द अकाउंट, बार बार मैं बोलता हूँ, टेक द मनी पार्ट ऑलवेज इन योर हैंड। डोंट बिलीव द ब्रांड। आई वुड नॉट से दैट ब्रांड यू शुड नॉट बिलीव, बट कुछ भी करके पैसा आपने लगाया है ना, तो पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? क्योंकि आपकी लड़ाई पैसे की वजह से ही होगी, तो पैसे पे आपका वॉच होना चाहिए। ये एटीट्यूड आपको डे 1 से रखना चाहिए। कुछ भी करो, जो भी करो, टाइम देना पड़े हाफ एन आवर 2, हफ्ते में 2 दिन बैठना पड़े 2, बट फाइनेंशियल कंट्रोल हमेशा बिजनेस का अपने हाथ में प्लीज़ रखो। किसी के भरोसे बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। सो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो यू कैन सर्टनली मैनेज द बिजनेस वेल। ये मेरा मानना है।
पर सर थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है। नॉर्मली आपके साथ मैं हमेशा बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे करके। आज हमारे दर्शकों को भी ढेर सारी इंसाइट मिली होगी। जब हम लोग पहली बार मिले थे तो उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ शुरू करूंगा तो यू विल बी इन माय ए लिस्ट कि जहाँ पे सेट करेंगे। और वो था कि पॉडकास्ट में जाएंगे और करेंगे। हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाओ ये करो। हमारा पॉडकास्ट का यहाँ पे पर्पस है कि भाई ऐसा बिजनेसमैन जो ग्रोइंग बिजनेसमैन है, अभी जिसने 5 फ्रेंचाइजी से 10 फ्रेंचाइजी किया है, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर रहा है, वो करंट क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है, करंट क्या वैल्यूज इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, किस तरह से वो मार्केट में जा रहा है, वो शेयर करे जो मैं अभी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गौतम अदानी या मुकेश अंबानी आके बैठे हैं, वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो पर लर्निंग नहीं आ सकती। करेक्ट। सो मेरा मेन पर्पस इस पॉडकास्ट शुरू करने का ये था कि आप जैसे बिजनेसमैन आए और जो इंडिया को बिजनेस करना भी सिखाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नहीं, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरा लास्ट में ही रहेगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड मेरे जैसे बहुत सारे प्रमोटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे फोरम का हम ऐसे यूज करें जहाँ पे हम बहुत रेशनल साउंड करें, बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ लोगों को दें जो भी हमने सीखा है, एंड लोगों के एक्सप्रेशंस को बहुत कंट्रोल्ड रखें। सक्सेस तभी आएगी। सो हम अपने लेवल पे वो करने की कोशिश करेंगे और आप जैसे लोग जहाँ पे भी फोरम देंगे हम कोशिश करेंगे लोगों को जो भी सही तरीके से गाइड कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much. धन्यवाद।